अस्सलाम वालेकुम जी। इंग्लिश प्रेसे एंड कॉम्पोजिशन इंतहाई मुश्किल और इंतहाई तंग करने वाला सब्जेक्ट, आई नो दैट। लेकिन मेंटरशिप प्रोग्राम के अंडर जो मैंने कसम उठाई हुई है कि आप लोगों को इस काबिल बनाना है कि आप लोगों को ना ये फुल स्टॉप्स, ना ये कॉमास, ना ये कॉलन, ना ये सेमी कॉलन, ये कोई भी आपको जो है वो तंग नहीं करेंगे। ये जो कसम मैंने उठाई हुई है उसी की एक कंटिन्यूएशन है आपकी क्लास 5 जो कि है ये क्या सर, ये तो कीबोर्ड पे पड़े हुए कुछ चीज़ें होती हैं, ये क्या है जी? हाँ, आपकी क्लास 5 इज़ ऑल अबाउट पंक्चुएशंस इन ग्रामर। आपके ग्रामर में जो पंक्चुएशंस हैं, फुल स्टॉप का इस्तेमाल आपको आता है, आई नो दैट। आपको कॉमा भी थोड़ा बहुत यूज़ करना आता है। कॉलन को देख के भाई आपसे नहीं हो पाता, एपॉस्ट्रोफी नहीं, सेमी कॉलन मुश्किल लगता है, आपको डैशेस मुश्किल लगती हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क का कहाँ पे यूज़ होगा, क्वेश्चन मार्क आता है, कोटेशन कहाँ पे यूज़ होगी, और ये जो इस तरह की ये जो इररेलेवेंट हैं इनको तो हम इग्नोर करेंगे। लेकिन ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं आपके पंक्चुएशन, इनका क्या इस्तेमाल है, ये आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है जी, ये आपको सीखना पड़ेगा। द क्वेश्चन हियर इज कि सर किस लिए? क्योंकि आपका 5 नंबर का क्या है जी, सवाल है। पंक्चुएट द फॉलोइंग टेक्स्ट वेयर नेसेसरी, जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे पंक्चुएट किया जाए। और आपको यहाँ से लेके यहाँ तक एक लंबा सा पैराग्राफ दे दिया जाता है, ना फुल स्टॉप का पता, ना कॉलन की ख़बर, ना सेमी कॉलन की आपको ख़बर दी जा रही होती है, ना आपको बताया जाता है कि यहाँ पे कॉलन का क्या इस्तेमाल होगा। कोटेशन मार्क्स, पंक्चुएशन मार्क्स जिन्हें कहते हैं, उनको तो अचानक से इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। सो ये सब इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है आप सब के लिए कि पता नहीं कहाँ से सर शुरू करें, कैसे शुरू करें। तो आज अगर आप एक वादा मुझसे करें, एक वादा मैं करूँगा। पहला वादा ये है कि इस टाइम पे जो आप काम कर रहे हैं, आपके माइंड में जो थॉट्स चल रही हैं, आप सबको साइलेंट कीजिए। फ़ोन के ऊपर डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन कीजिए, लैपटॉप के ऊपर डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन कीजिए। ठीक है जी। और एक प्रॉमिस, जो मैं प्रॉमिस आपसे कर रहा हूँ और आप जो कर रहे हो, कि बड़े गौर से इसको सुनिएगा, बड़े गौर से ये जो 13 के अराउंड जो सूल्स हैं मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये सीख गए आप तो आई स्वेयर कि आपके लिए ये पंक्चुएशंस जो है ना, ये पैसे, ये 5 में से 5 किया, 5 में से 6 भी आप ले लेंगे, खैर थोड़ा ज़्यादा हो गया, 5 में से 5 आप क्या कर देंगे, आसानी से आपके आ जाएंगे। तो अगर इस प्रॉमिस को आप बरकरार रखें थ्रू आउट द वीडियो तो ये काम हो जाएगा। तो चले जंप करते हैं सीधा अपनी वीडियो के ऊपर। और सबसे पहला उसूल, उन आउट ऑफ दोज 13 रूल्स, असूल, वो तरीके, जो सबसे पहला है वो क्या है जी? Every declarative sentence must end with a period or full stop, and this is so freaking easy, सबको आता है। लेकिन सबको ये नहीं पता होगा कि ये फुल स्टॉप यूज़ कैसे किया जाता है when it comes to this passage। आपको ये तो पता है, सारे बच्चे तो नहीं है आपके, आपको फुल स्टॉप का ना पता हो, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में वो कौन सा ये स्पॉट होगा, ये स्पॉट होगा, या ये वाला होगा, कहाँ पे मैंने फुल स्टॉप लगाना है। तो ये अंडरस्टैंड करने के लिए आपका ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि एवरी डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जो कोई चीज़ डिक्लेयर कर रहा हो, कोई चीज़ बता रहा हो, हमें इन्फॉर्म कर रहा हो, वो हमेशा एक फुल स्टॉप सेंड होता है। ठीक है, ये आपको सबको पता है। वेरी ईजी, बहुत आसान, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अच्छा, पहला हमारा रूल, अब जैसे कि रूल क्या है? यूज़ अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस और अ कंप्लीट थॉट। या तो कंप्लीट थॉट होगी या आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। जब भी वो ख़त्म होगा वहाँ पे एक फुल स्टॉप, यानी वक्फ़ा, जिसको हम वक्फ़ा कहते हैं कि भाई चुप हो जाओ वहाँ पे, वहाँ से आगे आप नई बात शुरू करोगे। ठीक है, तो ये वहाँ पे यूज़ होता है। शी लव्स रीडिंग बुक्स। ठीक है जी। अच्छा, ये तो बड़ा आसान है आपके लिए, लेकिन होगा क्या जब आप अपना ये पेपर अटैम्प्ट कर रहे होगे? वहाँ पे आप क्या करोगे? शी लव्स रीडिंग, यहाँ पे फुल स्टॉप डाल दोगे, इस बुक को बी को कैपिटल कर दोगे, बुक्स यहाँ पे तो होगा नहीं डेफिनेटली, और यहाँ से आप कुछ कंफ्यूजिंग सी अपनी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बना दोगे, जहाँ के 5 में से आपके जो नंबर है वो 4 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि शी लव्स रीडिंग। अब देखो, शी सब्जेक्ट है, ठीक है जी, लव्स उसका वर्ब है, रीडिंग ऑब्जेक्ट है, और उसके साथ वो बताना कि बुक्स, ये क्या है जी? आपकी पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये आपके क्या हैं जी? आपके वो सेंटेंस के वो स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके माइंड में होने चाहिए व्हेन यू आर
डूइंग दिस पंक्चुएशन थिंग, ठीक है जी। शी लव्स रीडिंग, ठीक है जी, वो लव्स रीडिंग, ठीक है जी, ये पूरा उसका वर्ब आ गया, लव्स रीडिंग, प्यार करती है उससे, रीडिंग से, किन का मतलब किसका, बुक्स का। तो यहाँ पे ये फुल स्टॉप आ रहा है, ये कंप्लीट थॉट है। एक चीज़ ये तो बचपन से आप पढ़ते हुए आ रही हैं, लेकिन जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं सिखा रहा हूँ सिंस आपकी मैंने अनवीवरिंग अटेंशन मांगी हुई है, वो क्या है, यूज़ ऑफ फुल स्टॉप आफ्टर एब्रीविएशंस। या डॉक्टर स्मिथ, यहाँ डी आर डॉट पड़ेगा, डॉक्टर, ठीक है जी, PROF लिखा हुआ ना तो वो प्रोफेसर बनेगा, ठीक है जी। तो ये क्या है, यहाँ पे आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। और एक और आप चीज़ देख रहे हो, यहाँ पे A.M. यहाँ पे भी यूज़ हुआ है। ये जो एब्रीविएशंस हैं, ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये यूज़ हो रहा है। यूज आफ्टर फ्रैक्शंस, अमाउंट्स, टाइम एंड डेट्स, ठीक है। द मीटिंग इज एट 3 कॉलन बीच में आ गया, ये तो टाइम को शो कर रहा है, P.M. आप ये PM ऐसे नहीं लिख सकते, आपको ये यूज़ करना पड़ेगा व्हेन यू आर पंक्चुएटिंग, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा था, आपको आता है, ये शायद आपके लिए न्यू हो, ठीक है जी, और ये भी आपके लिए न्यू हो। तो आपने क्या हुआ जी, 2 नए कॉन्सेप्ट सीख दिए सिर्फ एक फुल स्टॉप के ऊपर। तो अब शायद जब आपके सामने इस तरह का पैसेज आएगा तो आप देखना चाहोगे कि जैसे फॉर एग्जांपल अ हंग्री लाइन स्लिप्ड आउट ऑफ फॉरेस्ट, यहाँ पे फुल स्टॉप डालने से पहले आप सोचोगे यार ये इनटू अ बैनयार्ड वन इवनिंग। अब आप ज़रा सा सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि यार ये इनटू का क्या करूँगा अगर मैं यहाँ पे फुल स्टॉप डाल दूँगा। मुझे तो ये लग रहा है कि शायद यहाँ तक या शायद यहाँ तक एक कंप्लीट थॉट है। तो ये तो आगे की गेम है हमारी, लेकिन यहाँ तक आपके माइंड में कोई हलचल हुई ना कि आपको अब समझ आने लगी कि यार ये जो इनटू था यहाँ पे तो नहीं बन सकता, या बनेगा यहाँ पे या बनेगा यहाँ पे, वो अभी हमें नहीं पता, हम आगे जाके देखेंगे। तो एक फुल स्टॉप के यूज़ से आपके दिमाग में कुछ हलचल हुई, आपने थोड़ा बहुत सोचना शुरू किया और आपको चीज़ें समझ आने लग गई, ठीक है। अच्छा, पहला हमारा पार्ट हो चुका है। सेकंड, कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस। हैं सच, ये तो बड़ा आसान है, कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर। लेकिन मैं आपको क्या बताऊं कि जब मेरे पास आपकी असाइनमेंट्स आ रही होती है या मॉक सीरीज़ जो शुरू की हुई होती है मैंने, उसमें जब मैं चेक कर रहा होता हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे ही लिखा होगा, HE की जगह HE लिखा होगा। जल्दबाजी में आपसे ये गलतियाँ भी हो जाती हैं। टाइम का प्रेशर है, 3 घंटे का टाइम है, 2 घंटे गुजर चुके हैं, प्रेसी भी ठीक नहीं हुआ क्योंकि आपने मेरे लेक्चर गौर से सुने ही नहीं थे, कॉम्प्रीहेंशन की आपको समझ नहीं आई क्योंकि आपने वो स्टेप्स जो मैंने सिखाए थे वो फॉलो ही नहीं किए, और यहाँ आके आपका जो है जी हालत ख़राब हो रही है। तो इसलिए आप ये गलती भी ना कर दें। तो इसलिए रूल 2 आपने याद रखना है कि कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच सेंटेंस, हर लेटर को कैपिटलाइज रखना है। लेकिन मसला पता है कहाँ पे आएगा, मसला आएगा जब आप फंसोगे प्रॉपर और कॉमन नाउन के बीच में। बॉय हालांकि एक सिंपल कॉमन नाउन है तो ये तो स्मॉल रखना है, लेकिन बॉय, जब हम बॉय का नेम डेविड रखेंगे तो D ऑटोमेटिकली कैपिटल हो जाएगा। डे आप लिखोगे तो स्मॉल होगा, लेकिन डे की जगह जब आप फ्राइडे का जिक्र करोगे, इसको प्रॉपर बना दोगे, कौन सा दिन, फ्राइडे का, F ऑटोमेटिकली कैपिटल हो जाएगा। मंथ स्मॉल है, जुलाई कैपिटल है। कंट्री स्मॉल है, कनाडा कैपिटल है, ठीक है जी। ओशन स्मॉल है, अटलांटिक का A, ओशन का O कैपिटल है। तो यहाँ पे आके दूसरी आपकी गलती होगी कि आपसे जो प्रॉपर प्रोनाउंस हैं या प्रॉपर नाउन्स हैं उनमें आके मसाइल होंगे। लेकिन मसाइल क्यों होंगे जब मैं आपके पास हूँ। अब अगर फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स के ऊपर आपसे कुछ कहा जाता है लिखने को, ना सिर्फ ये प्रेसिडेंट कॉम्पोजिशन के पेपर में बल्कि ओवरऑल CSS के जितने एग्जाम्स हैं, प्रेसिडेंट का जिक्र करोगे तो P स्मॉल रखोगे, लेकिन जब जो बाइडेन का जिक्र करोगे उसके साथ P लगाओगे प्रेसिडेंट, तो P ऑटोमेटिकली कैपिटल हो जाएगा कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन, ये पूरा उसका प्रॉपर प्रोनाउन है, नाउन है, ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर सिंपल है, ठीक है जी। जस्टिन जो हैं जी प्राइम मिनिस्टर, वो कैपिटल हो जाएंगे। गवर्नमेंट का G के स्मॉल है, आप अक्सर क्या कर रहे होते हो, G को कैपिटल रख देते हो, लेकिन आपने ये देखना है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये जो प्रॉपर नाउन है ये कैपिटल है, नॉट दिस वन, ठीक है जी। इलेक्शन लेकिन सिंपल है, आसान है। तो 2024 जनरल इलेक्शन, क्योंकि आप उसको प्रॉपर कर दे हो, ख़ास कर गए हो। करेंसी US डॉलर, इन्फ्लेशन, द ग्रेट इन्फ्लेशन, रिसेशन, कॉपरेशन, Apple.inc, सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो ये क्या हैं जी, आपके प्रोनाउंस, प्रॉपर नाउन्स हैं जो आपको कैपिटल रखने पड़ेंगे। अगर नहीं रखेंगे तो दोबारा गलती हो जाएगी। लेकिन अगर हम क्या करें, यहाँ पे इस पैसेज में आएँ तो कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही कोई प्रॉपर हो। ये तो जनरल एक रूल है आपके लिए, लेकिन सम टाइम अगर आपको पॉलिटिकल पैसेज दे दिया जाता है, आपको इकोनॉमिक, गज़ा का टॉपिक इस दफ़ा बहुत हॉट चल रहा है, क्या पता गज़ा क्राइसिस के ऊपर, ठीक है जी, गज़ा इजराइल वॉर के ऊपर आपको इस तरह का पैसेज दे दिया जाए, तो वहाँ पे आपने ये भूलना नहीं है रूल नंबर 3 कि
आपने कैपिटलाइज करना है प्रॉपर नाउन्स को। रूल 2 क्या था, हर सेंटेंस के पहले लेटर को तो आप क्या करो, कैपिटलाइज करो, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता कि आपने नाउन सिंपल और नाउन जो आपके प्रॉपर हैं उनमें क्या करना है। लेकिन मैंने आपको बता दिया, आपको ये चीज़ पता भी थी, लेकिन शायद इस तरह ना पता हो कि आपने इनका यूज़ कैसे करना है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये शायद आपके लिए नई चीज़ें हैं, लेकिन अब के बाद नई नहीं रहेंगी। अच्छा, एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं जी। अब कॉमन नाउन के एग्जाम्पल क्या है जी, द प्राइम मिनिस्टर गेव अ स्पीच। सिंपल, पी कैपिटल नो, मिनिस्टर का एम कैपिटल नो, क्यों, क्योंकि इट्स अ कॉमन नाउन, ठीक है जी। लेकिन हम क्या करेंगे, जब स्पेसिफिक नेम, पीपल, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, जैसा कि हमने पिछली जो स्लाइड है उसमें देखा, तो प्राइम का पी, मिनिस्टर का एम, आई का इमरान का आई, के खान का के, एड्रेस द नेशन। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एड्रेस द नेशन, काश दोबारा वो एड्रेस कर पाते। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एड्रेस द नेशन, इसमें प्राइम मिनिस्टर का पीएम कैपिटल और इमरान खान का आई कैपिटल और के कैपिटल हो गया। ये क्या था जी, रूल नंबर 3 था, जो आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर आपके साथ प्ले कर सकता है, लेकिन आप उसके प्ले से पहले ही समझदार हो चुके हो। अच्छा, रूल नंबर 4, एपॉस्ट्रॉफीज। ये क्या बला होती है सर, ये वाली बला जो ये आप लिखते आ रहे हो तो ना, मैं कहता हूँ हसीब, ये मेरा नाम है हसीब्स, हसीब का व्हाट, हसीब्स आईफोन, ठीक है जी। मैं कहूँ हसीब आईफोन, नहीं समझ आ रही क्या मतलब, हसीब आईफोन है, नहीं, हसीब के पास आईफोन है, नो। लेकिन जब मैं कहूँ हसीब्स आईफोन, इसका क्या मतलब होगा, हसीब का। तो ये जो का वाला साउंड है उर्दू में, जो आपको का की आवाज़ आ रही है, वो क्या करती है, या तो पोजेशन को शो करती है, ठीक है जी, या ओमिटेड लेटर्स जो आप छोड़ देते हो लिखते लिखते, यानी कैसे, DONOT, डू नॉट, कैन नॉट, SHOULDNOT, इसको अगर DON' कर दो तो ये डोंट नहीं होगा, डू नॉट साउंड करेगा। ये CANT कांट जो है ये नहीं सुनाई देगी, ये कैन नॉट ही पढ़ा जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने एपॉस्ट्रोफी को यूज़ किया है। थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ है, लेकिन 2 चीज़ें काम की हैं, पोजेशन को शो करने के लिए, ओमिटेड लेटर्स को दोबारा रिप्रेजेंट करने के लिए। रूल नंबर 1 पढ़ते हैं, यूज एन एपॉस्ट्रोफी टू शो पोजेशन। सिंपल, दिस इज साराज बुक, द डॉग्स लीश इज़ ओवर देयर, ठीक है जी, सिंपल है। सारा का जो है ये किताब सारा की है, ठीक है जी। आईफोन हसीब का है, लेक्चर आप लोगों का है, प्रोग्राम मेंटरशिप का है। तो क्या है जी, ये आपकी पोजेशन शो हो रही है, तो वो क्या कर रहा है, एपॉस्ट्रोफी बड़े अच्छे से शो करवा रहा है। रूल 2, यूज एन एपॉस्ट्रोफी टू फॉर्म कंट्रैक्शन, दे कांट कम टू द पार्टी, ठीक है जी, दे कांट कम टू द पार्टी। कांट की जगह अगर ये कैन नॉट लिखते तो भी वही बात थी जो ये बात कर रही है। सिंपल, इट्स अ ब्यूटिफुल डे, इट्स नहीं, इट इज़ अ ब्यूटिफुल डे, ठीक है जी। तो ये क्या है जी, आपका ग्रामर का कॉन्सेप्ट है जो कि आपको आता है, और आपने प्रेसियन कॉम्पोजिशन में हमेशा याद रखना है, आपने ये एपॉस्ट्रोफी का ये वाला जो कंट्रैक्शन का यूज़ है, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। 4 दफ़ा कहा है नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे आपको ये कंप्लीट कैन नॉट, शुड नॉट, ये वाले वर्ड यूज़ करने होते हैं। ये मना किया जाता है आपके मेंटोर्स की तरफ से कि आपने ये वाले काम नहीं करने। तो ये क्या थे जी, आपका रूल नंबर 4 था एपॉस्ट्रोफी के ऊपर। ज़रा सा इसको ट्रिकी बनाने के लिए क्या चीज़ें हैं, आपकी एक थॉट है जो कि शायद आपको पता हो, लेकिन अगर नहीं पता तो आप यहाँ पे सीख रहे हो कि डू नॉट यूज़ द एपॉस्ट्रोफी टू फॉर्म अ प्लूरल। जैसे अक्सर क्या होता है, दे हैव 2 कार्स, अब आपको दे को इसकी कार के साथ जोड़ने के लिए, पोजीशन शो करने के लिए, वैसे एक कीड़ा आता है आपको, और आप कार की जगह, कार्स की जगह कार्स लिख देते हो, बीच में एपॉस्ट्रोफी को वैसे ही ठोक देते हो। कीड़ा था ना, क्योंकि आप शो करना चाह रहे थे कि सर मुझे ग्रामर आती है, मैं एक स्टेप आगे चलना चाहता हूँ। गलत हो गया, चीज़ जो सिखाई थी वो तो नहीं हुई। आई लव कैट्स एंड डॉग्स, आई लव, सर पोजेशन, मेरी लव की पोजेशन कैट के साथ है, मेरी लव की पोजेशन डॉग के साथ नहीं। ग्रामर जितनी आसान है उसको उतना ही आसान रखे ना, क्यों उसमें खुद से वो आप मस्तियाँ कर रहे हैं ताकि अपने आपके लिए ग्रामर को मुश्किल कर दें। नहीं, जहाँ पे चाहिए वहाँ पे आपने नहीं यूज़ करना। करेक्ट क्या है, दे हैव 2 कार्स, ठीक है जी, उनके पास 2 गाड़ियाँ हैं। आई लव कैट्स एंड डॉग्स, तो एपॉस्ट्रोफी का ये जो प्लूरल में यूज़ किया जाता है, आपने ये वाला नहीं करना। क्यों, मुझे पता है आप लोग ये कर लेते हो, आपसे ये वाली गलती हो जाती है, इसीलिए हमने ये रूल 5 जो आप आइंदा के बाद नहीं रिपीट करोगे। आई नो दैट, मुझे पता है आप ये वाली गलती नहीं करोगे। चलें जी, आगे चलते हैं, और आता है रूल नंबर 6, एवरी क्वेश्चन
और इंटरोगेटिव सेंटेंस मस्ट एंड विद अ क्वेश्चन मार्क है। सिंपल। इसमें क्या है, आसान तरीन है। एग्जाम्पल, डू यू लाइक पिज़्ज़ा? यस आई लाइक पिज़्ज़ा। ठीक है जी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। सिंपल। इसमें क्या है सर? हाँ यही है, कुछ भी नहीं है, इसीलिए तो आपको कह रहा हूँ कुछ भी नहीं है। पहला रूल देखिए, सेंटेंस विद अ टैग क्वेश्चन। यू आर, ये देखो एपॉस्ट्रोफी यूज हुआ है, यू आर है यहाँ पे। दिमाग की घंटी बजी, आपको समझ आने लगी। कितना अच्छा लगता है ना जब आपको जो चीज़ पीछे सीखी हो वही आपके सामने आ जाए। हाँ, बार बार ये लेक्चर देखोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, इसी तरह दिमाग की घंटियाँ टन 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 बजती रहेंगी, सारे पेपर निकल जाएंगे। यू आर गोइंग टू द पार्टी, ठीक है जी, और थोड़ा सा वो रुक के आरंट यू, आर नॉट यू, तो यहाँ पे क्या है जी, क्वेश्चन मार्क आ गया। अब यही स्ट्रक्चर अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसे होता, यू आर गोइंग टू द पार्टी, ठीक है जी, ARENT अगर ये ऐसे होता तो बड़ा मसला हो जाता। यू आर गोइंग टू द पार्टी फुल स्टॉप, आरंट यू हम इस तरह कर लेते, लेकिन यहाँ पे तो कॉमा यूज़ हुआ है। तो सर ये कॉमा की क्या गेम है, आगे हम सीखेंगे। लेकिन आपने ये देखा कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, विच इज़ वेरी ऑब्वियस जब सवाल किया जा रहा है। हेयर द सेंटेंस स्टार्ट्स एज अ स्टेटमेंट बट एंड्स विद अ क्वेश्चन। देखो ये स्टेटमेंट के तौर पे यूज़ हुआ, यू आर गोइंग टू द पार्टी, ये तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस था सर, यहाँ पे तो फुल स्टॉप यूज़ होना था। रूल नंबर 1 आपने सिखाया है, ये आप क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप क्या कर रहे हैं कि आप आगे इस पोर्शन को नहीं देख रहे। ये आती है रीडिंग से। एक्सटेंसिव रीडिंग जब आपने की होगी ना, या अगर रीडिंग का टाइम आपके पास नहीं है तो एक्सटेंसिव प्रैक्टिस जब आपने की होगी ना, तो यकीन करें दिमाग ऑटोमेटिकली आपका माइंड जो है वो क्या करेगा, सोचेगा इस बारे में। मैं आपको एक टास्क देता हूँ, मैं आपको एक काम ना करने का कह रहा हूँ, डू नॉट, वो काम आपने नहीं करना, मैं अभी कह रहा हूँ, ठीक है, गौर से सुनिएगा। नहीं चीज़ आपने वो करनी जो मैं अभी आपको कहने लगा हूँ। डू नॉट थिंक ऑफ एन एलिफेंट। आया ना, आया एकदम आपके जहन में, क्या आया, एलिफेंट आ गया। ऑल्दो मैंने कहा कि डू नॉट थिंक ऑफ एन एलिफेंट, आपने फिर भी सोच लिया। चलें मैं दोबारा कहता हूँ, डू नॉट थिंक ऑफ एन लाइन, एक लाइन के बारे में नहीं सोचना, आ गया माइंड में। तो इसी तरह क्या होता है, आपका माइंड जब वो प्रैक्टिस कर करके इतना ट्रेन हुआ होता है तो वो एकदम ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है कि यार यहाँ पे तो फुल स्टॉप नहीं बनता, यहाँ पे तो कॉमा बनेगा। और हाँ, ये तो क्या है जी, एंड पे, शुरू में डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, एंड पे क्या है जी, आपका क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि सवाल किया जा रहा है। तो ये वो प्रैक्टिस वाला काम है, यहाँ से वो जो शुरू हो रहा है। आगे देखें ज़रा सा और ट्रिकी हो रहा है मामला, सेंटेंस विद एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। जैसे कि शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, इफ़ आई वांटेड टू गो टू द मूवीज़। शी आस्क्ड, आपने एकदम कहा, आस्क्ड है तो सर डेफिनेटली सवाल है, तो सवाल तो क्वेश्चन मार्क। आपने अभी जो कहा, एवरी क्वेश्चन जो है मस्ट एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। लेकिन यहीं पे नीचे आके मैं आपकी आंखें खोल रहा हूँ कि यार देखो ये क्या है, आपका इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है या टैग क्वेश्चन नहीं है। शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, जो एग्जैक्ट चीज़ पूछी है मुझसे मैं वो नहीं बता रहा, ये इनडायरेक्ट जो है, ठीक है जी। एक डायरेक्ट स्पीच होती है, ठीक है जी, आपने ये बचपन में भी पढ़ा होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जब ये डायरेक्ट स्पीच है, मैं वो क्या कर रहा हूँ, उसका इनडायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो शी आस्क्ड मी इफ़ आई वांटेड टू गो टू द मूवीज़। लेकिन अगर यही होता, शी आस्क्ड, अब जैसे पता नहीं यहाँ पे कॉमा, विल यू गो टू मूवी, विल यू गो टू वॉच अ मूवी, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता, वो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता जो हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कोई स्ट्रक्चर पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच है, तो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो सवाल है लेकिन इनडायरेक्ट है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन मार्क यूज़ नहीं कर रहे। दो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। एक और पढ़ें, ही इंक्वायर्ड वेदर द मीटिंग वुड बी रीस्केड्यूल्ड। हालांकि उसने इंक्वायर्ड पूछा, क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, लेकिन क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है तो इनडायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। दिस सेंटेंस कंटेन्स एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन, वेदर द मीटिंग वुड बी रीस्केड्यूल्ड, ठीक है जी। ये क्या है जी, अगर ही इंक्वायर्ड, ठीक है जी, कॉमा, और आगे ये क्वेश्चन होता तो यहाँ पे फिर मुझे क्वेश्चन मार्क यूज़ करना पड़ जाता। तो आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के कॉन्सेप्ट्स भी छोटी सी एक स्लाइड के ऊपर क्लियर हो गए। तो याद क्या आपने रखना है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन जब होगा तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन मार्क नहीं यूज़ करना। लेकिन जब डायरेक्ट क्वेश्चन है, टैग क्वेश्चन है, तो आप यूज़ करोगे। जल्दी से अगर हम क्या करें, अपनी पहली वाली स्लाइड के ऊपर आएँ और देखें कि आया इसमें कहीं पे क्वेश्चन, हंग्री लाइन, ये नो, यहीं पे भी नहीं है, तो नो, मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन
होगा। तो खैर क्या है जी, आपने छठा स्टेप भी जो है उसके ऊपर अप्लाई करके देख लिया, और जो कि यहाँ पे आपकी सिर्फ लर्निंग है। अच्छा, छठा स्टेप भी आपका निकल गया। सातवां क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर इसको समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस करेक्शन में आपका इस्तेमाल होता है और आपका पंक्चुएशन में भी इसका इस्तेमाल आएगा। यूज़ एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस टू एक्सप्रेस एक्साइटमेंट होगी तो भी, स्ट्रॉन्ग कोई इमोशन होगा तो भी, और सेंस ऑफ अर्जेंसी, जल्दी करो जल्दी करो, ये भी, और या एक्साइटमेंट होगी तब भी आप यूज़ करोगे, सैडनेस होगी तब भी आप यूज़ करोगे, हैप्पीनेस होगी तब भी यूज़ करोगे। किस लिए कि भाई ये आपका क्या है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, एक्सप्रेस करता है इन सारी चीज़ों को। मैं कहता हूँ यू लुक ब्यूटिफुल, ठीक है, ये सिंपल मैंने ये लाइन आपको लिख के कही। कैसे पता चलेगा कि मेरे जज्बात क्या थे, या वो जो पर्सन है वो कितना खूबसूरत लग रहा था, या वो कितनी खूबसूरत लग रही थी, खातून हैं जो, वो कितनी खूबसूरत लग रही थी, मेरे कहने से कैसे पता चलेगा। बोलते वक्त तो मैं कहूँगा यार आप तो इंतहाई खूबसूरत लग रही हो, यार आप तो खूबसूरत लग रही हो, बोलते वक्त तो समझ आती है ना। हम क्या करते हैं, अल्फाज को खींच देते हैं, जो तुम खूबसूरत लग रही हो, तुम खूबसूरत लग रही हो, तो ये क्या है, देखो एक्सप्रेशन बोलते वक्त तो है, लिखते वक्त कैसे समझ आएगा। जब आप अपने हाथों से हैंड रिटन एक्सप्रेशन दे रहे हो, किसी को कैसे सुनाई देगा कि ये बंदे ने किन जज्बात के साथ लिखा है। एक अच्छा राइटर वही होता है जो जज्बात कन्वे करे, ठीक है। जो नावल आप पढ़ रहे होते हो ना, कोई अच्छे अच्छे नावल पढ़े हो तो आप रोज़ आते हो कि यार वो इतने बेहतरीन तरीके से जज्बात को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो जज्बात को अगर एक्सप्रेस करना है तो यहाँ पर अगर ये आया एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो उसका मतलब होगा बंदे ने दिल से तारीफ़ की है। यू लुक ब्यूटीफुल का मतलब है कि भाई वो आपसे मोहब्बत नहीं करता, वो जस्ट आपका क्या कर रहा है, टाइम ज़ाया कर रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे आपको समझ आया, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्सक्लेमेटरी मार्क, या ये डिक्लेयर कर रहा है, ठीक है जी, और वो एक्साइटेड होके वो आपका क्या कर रहा है, दिल से तारीफ़ कर रहा है। तो ये मुझे लगता है एक बेस्ट एग्जाम्पल थी आपके लिए समझने की। आई एम सो एक्साइटेड, ये जब बोलोगे तो आप ये वाला यूज़ करोगे, लेकिन जब आप कहोगे आई एम सो एक्साइटेड तो आप फुल स्टॉप यूज़ करोगे। दैट वॉज अ टेरेबल चॉइस, ये क्या है जी, एक्सक्लेमेटरी, दैट वॉज अ टेरेबल चॉइस, ये सिंपल है। बी केयरफुल, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं, एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, लेकिन अगर बी केयरफुल, ये जब आप किसी के अपने प्यारे को कह रहे हो ना कि बी केयरफुल बेटा, तो उसका क्या मतलब है, आप एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज़ कर रहे हो। ये क्यों, ये मैं रंग बिरंगी एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ, मजाक बना रहा हूँ अपना, इसलिए बना रहा हूँ कि आने वाली जो एक्सरसाइज उसमें आपसे मैं जब रीड कराऊंगा ना, फिर आपके पसीने छूट रहे होते हैं, सर ये क्या, सर ये कैसे हो गया, तो तब आपको मैं याद कराऊंगा कि ये जो अभी आपने सीखा है, सिंस यू मेड मी अ प्रॉमिस, कि आपने क्या करना है, अटेंटिव रहना है। आई नो अभी तक आप अटेंटिव हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको जगाने की। इसकी छोटी सी एक एग्जाम्पल देखते हैं। एज आई स्टूड एट द एज ऑफ ग्रैंड कैनियन, ठीक है जी, जैसे ही मैं उसके एज पे, एज आई स्टूड एट द एज ऑफ दिस, कॉमा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉज लेके कहता हूँ, आई कुडंट हेल्प बट एक्सक्लेम, मैं रोक ही नहीं पाया खुद को, लेकिन मैं चीखा, वाओ दिस इज ब्रेथ टेकिंग। तो ये क्या है, जब वाओ हुआ तो आपको समझ आ गई कि ये भी कोई क्या है जी, एक्सप्रेशन है एक्साइटमेंट का। दिस इज़ ब्रेथ टेकिंग, ये भी एक बड़ा कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन है, तो आपने एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज़ कर देने हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि सीन ही पीछे ऐसे बना हुआ है, वो ग्रैंड कैनियन गया हुआ है, वहाँ पे स्टैंड कर रहा है, वो रुक नहीं पाया, वो क्लेम कर रहा है इस बात को, दिस इज़ ब्रेथ टेकिंग। तो आपने क्या करना है, वाओ के आगे और यहाँ पे भी एक्सक्लेमेटरी मार्क को यूज़ कर देना है, जो कि बड़ा आसान था, बड़े फ़नी तरीके से आपको मैंने समझाया। वो एग्जाम्पल ये भी पढ़िए, वाओ दैट वाज अमेजिंग, वॉच आउट, सिंपल आसान है, ठीक है, आपको आ गया। तो सातवां भी हो गया, यानी क्या हुआ जी, 13 में से 7 आपके जो रूल्स हैं वो आपने पढ़ लिए, आप अंडरस्टैंड कर चुके हो कि भाई आधा काम आपका हो चुका है। और यही जब हम अप्लाई करेंगे तो आपको लगेगा कि यार इसलिए आप डर रहे थे इससे, पंक्चुएशन से, इतना आसान काम था ये। अच्छा, यूज़ ऑफ कॉमा, इंतहा का इम्पॉर्टेंट तरीन, मुझसे अगर पूछा जाए तो ये फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वाला आपका जो पंक्चुएशन है आपको ये आना चाहिए। यूज़ कॉमास टू सेपरेट आइटम्स इन अ सीरीज ऑफ 3 और मोर थिंग्स। 2 होंगे तो एंड आ जाएगा ना, जैसे एप्पल एंड ऑरेंजेस, ठीक है जी। तो लेकिन जब 3 चीज़ें आएंगी तो ये यूज़ आपको सिंपल बिल्कुल आपको शुरू से आता है। आई बॉट कॉफ़ी एंड टी, ठीक है जी, नो कॉमा नीडेड, यहाँ पे कोई कॉमा की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे ये कॉफ़ी है, यहाँ पे ये टी है, इसके बीच में आप एंड का यूज़ कर रहे हो। दोनों चीज़ों को कनेक्ट कराने के लिए एंड जो है दैट इज़ इनफ, सो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ कॉमा, इसीलिए आप उसको यूज़ नहीं कर रहे। द सेकेंड सेंटेंस,
आई बॉट कॉफ़ी, टी एंड मिल्क। अब ये 3 चीज़ें हैं जो कि आपने सेपरेट करनी है ताकि फ़्लो राइटिंग का वो जो वक्फ़ा है, जो कॉमा एक्चुअली वक्फ़े को शो कर रहा होता है, वो हमें सुनाई दे। सो वाइल राइटिंग कॉफ़ी, आगे कॉमा यूज़ होगा टी, और फिर यहाँ पे कॉमा होके आगे एंड आएगा, कॉमा का यूज़ यहाँ पे होगा बिकॉज यू आर डिफ्रेंशिएटिंग, आप सेपरेट कर रहे हो 1 2 3 डिफरेंट एंटिटीज़ को आप सेपरेट कर रहे हो। थर्ड, जैक हैज़ बीन टू इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। सिंपल, ये ऊपर वाला है, लेकिन दिस इज़ द सिंपलेस्ट मोस्ट, सबसे आसान तरीन यूज़ है। देयर इज़ अ क्लास बाय द CSS गाइड 1 year ago, 1.9K व्यूज़, 33 मिनट्स की वो क्लास है। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा, ये तो हमारा 1 मिनट नहीं होगा, तो इस 33 मिनट की क्लास में ऐसा क्या होगा कि कॉमा के ऊपर पूरी एक क्लास कंडक्ट की गई थी। द रीज़न इज़ कि पूरी की पूरी वो जो क्लास है आपकी, वो कॉमा के जो आपके ट्रिकी यूज़ हैं जिसकी वजह से आपसे पंक्चुएशन में अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं, वो इसमें डिस्कस हुए हुए हैं। सो राइट आफ्टर दिस वीडियो आप इस पे जाएंगे, ये वाली वीडियो देखेंगे, यू विल बी ड्रॉपिंग अ कमेंट सो दैट मुझे पता हो कि आप यहाँ से वहाँ गए और आपने ये वाली वीडियो देखी। और इसकी अगर शॉर्ट सी समरी आपको मैं कराना चाहूँ तो वो आपकी इस तरह भी समरी हो सकती है कि आपने जो रूल नंबर 9 है वो भी किससे इंस्पायर्ड है, रूल नंबर 8 जो कि कॉमा का यूज़ है उससे। सो रूल नंबर 9 अब क्या कह रहा है हमें, यूज़ अ कॉमा टू सेपरेट इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। अब यहाँ पे सवाल ये आएगा कि सर इंडिपेंडेंट है तो इसका क्या मतलब है कि कोई डिपेंडेंट क्लॉज भी होगी। ऑब्वियसली देयर इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लास एंड देन देयर इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लास। ऐसी क्लॉज, ऐसा सेंटेंस जो ऑल बाय इटसेल्फ स्टैंड कर सके, जिसको ज़रूरत ना हो एक्सप्लेनेशन की या किसी भी सपोर्ट की, वो आपका क्या है जी, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। वो इंडिपेंडेंट है, उसको किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंस नहीं है। लेकिन उसी तरह आपकी डिपेंडेंट क्लॉज होती है जो क्या कर रही होती है, इंडिपेंडेंट के ऊपर सपोर्ट ले रही होती है कि भाई मुझे चाहिए किसी का सपोर्ट सो दैट आई कैन स्टैंड। अब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है वो बेटर आप इस क्लास में जाके सीख रहे होगे, जिसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। क्लास आपका रूल 9 जो था उसमें इनकरेक्शन यहाँ पे देखिएगा, आई वॉन्ट टू गो आउट टू नाइट बट आई नीड टू स्टडी। अब आई वॉन्ट टू गो आउट टू नाइट ये एक थाट है, आई नीड टू स्टडी ये दूसरी थाट है। अब जब मैं 2 अलग अलग थाट्स को एक सेंटेंस में जोड़ने की कोशिश करूँगा तो कोई ना कोई तो मसला होगा कि यहाँ पे अलग थॉट पड़ी हुई है। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि सेंटेंस जो होता है वो एक कंप्लीट थॉट होती है, ठीक है। अब एक कंप्लीट थॉट है, उसका मतलब है एक आइडिया होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 2 आइडियाज़ साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर FOR फॉर, AND एंड, NOR नॉर, बट और येट सो, जिसको हम इन ईजी टर्म्स फैन बॉयज़ भी कह रहे होते हैं, ठीक है जी। अगर हम क्या करेंगे, इन तरह के यूज़ करेंगे, ये वाले वर्ड्स इसके बीच में आ रहे होंगे, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे कॉमा का इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि ये कॉमा थोड़ा सा पॉज लेने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे पॉज लेके आपने दूसरी कंडीशन इंट्रोड्यूस करा दी। आपने क्या किया, आपने आई वॉन्ट टू गो आउट टू नाइट, इसको आई नीड टू स्टडी के साथ जोड़ने के लिए बट, लेकिन बीच में आपने कंट्रास्ट शो किया। हालांकि मेरा दिल कर रहा है बाहर जाने के लिए लेकिन मुझे पढ़ना है। दोनों कंट्रास्ट थ्योरीज है ना, एक दिल कर रहा है बाहर जाने का लेकिन मुझे पढ़ना है। तो इसका क्या मतलब है, ये जो आपका अगला पार्ट है, इस पार्ट के साथ जोड़ने के लिए आपको बट यूज़ करना पड़ा, लेकिन उसके पीछे होगा कॉमा। आई वॉन्ट टू गो आउट टू नाइट, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुक के कॉमा डाल के मैं कहता हूँ क्या, बट आई नीड टू स्टडी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि आई नीड टू स्टडी ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बट के बाद आया है और हमने यहाँ पे कॉमा का इस्तेमाल कर दिया। सो जब आप अपनी पंक्चुएशन को अपना इसमें प्रेजेंट कॉम्पोजिशन वाले पोर्शन में पंक्चुएशन आप कर रहे होंगे, वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आइडियाज़ एक ही सेंटेंस है, उसके अंदर 2 आइडियाज़ को अगर आप जोड़ रहे हो तो फिर कॉमा का यूज़ करना ही करना पड़ेगा। ये सेंटेंस पढ़िए, ही इज़ अ डॉक्टर एंड शी इज़ अ लॉयर। 2 चीज़ें हैं, बिल्कुल सही है, आप बता रहे हो एक डॉक्टर है एक लॉयर है, लेकिन जहाँ का जो बीच में वो पॉज था जो कि इसको एंड को इसके साथ कनेक्ट करवा रहा है वो मिसिंग था। सो आपने यहाँ पे कॉमा को यूज़ कर दिया। सो रूल नंबर 9 दैट वाज इंस्पायर्ड बाय रूल नंबर 8। और अगर डिटेल्स चाहिए तो यू नो दैट ड्रिल कि आपके पास वो कंप्लीट वीडियो पड़ी हुई है। एंड नाउ वो 4-5 रूल्स जो आपकी उस वीडियो समरी में जब वीडियो कंप्लीट देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। लेकिन आई नो आपने कहाँ जाना है, आपको बहुत अच्छे से मैं जानता हूँ। तो आपने क्या करना है, ये जो रूल्स है इनको बड़े अटेंटिव होके अभी अटेंटिवली इनको सुनिए, यहाँ से भी आप सीख सकते हो। सिंपल वाला पहले पढ़ते हैं। कॉमा हेल्प सेपरेट आइडियाज़
ठीक है जी, और एलिमेंट्स विद इन अ सेंटेंस एंड क्लैरिफाई मीनिंग, ठीक है जी। मीनिंग को क्लैरिफाई करने के लिए जब आपके सेंटेंस के अंदर कोई एलिमेंट्स हों या डिफरेंट आइडियाज़ हों, उनको सेपरेट करना चाहें आप, तो आप कॉमा को यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? रूल नंबर 1 क्या है? रूल पढ़ते हैं। यूज़ अ कॉमा आफ्टर इंट्रोडक्टरी वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेज। यूज़ अ कॉमा आफ्टर इंट्रोडक्टरी वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेज। कोई सेंटेंस शुरू कर रहे हैं, अ लॉन्ग टाइम अगो, थोड़ा सा रुके, कुछ अरसा पहले, थोड़ा सा आप रुके। तो ये जो बीच में रुक रहे हो आप ना, ये रुकना क्या है? ये कॉमा की खुसूसियत है। ये जब तक कॉमा नहीं आएगा इसके बीच में, तो वो जो पॉज है वो नज़र ही नहीं आएगा। बोलते वक्त तो आप खामोश हो सकते हो ना, जैसे राइट नाउ मैं कहता हूँ अ लॉन्ग टाइम अगो देयर वॉज अ विलेज, ठीक है जी। अब मैं जो बीच में थोड़ा सा रुका, ये क्या है? मेरा कॉमा है। लेकिन लिखते वक्त कैसे आप अपने रीडर को ये सुनाई दोगे कि यार यहाँ पे मैं रुका था? आप उसको ऐसे सुनाई दोगे कि आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग के बाद वी वेंट फॉर डिनर। तो आपने क्या किया? यहाँ पे कॉमा लगा दिया और आपने कहा वी वेंट फॉर डिनर। वेंट फॉर डिनर अलग कॉन्सेप्ट है, मीटिंग जो है उसके बाद अलग कॉन्सेप्ट है। तो आप ये क्या कर रहे हो? यहाँ पे कॉमा का यूज़ कर रहे हो। जैसे once upon a time, कॉमा, ये आ गया पूरा सेंटेंस। तो आपने क्या किया? इंट्रोड्यूस कराया नया वर्ड, आपने इंट्रोड्यूस कराई नई फ्रेज, आपने इंट्रोड्यूस कराई नई क्लॉज। तो आपने क्या कर दिया? आपने कॉमा का यूज़ किया। ये डॉन न्यूज़पेपर जब भी आप पढ़ोगे, आपको जो इनिशियल वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस नज़र आ रहे होंगे, उसमें कॉमा का बड़ा बेहतरीन यूज़ हुआ हुआ होता है। और वो कौन सा है? वो रूल नंबर 1 जो आज आप पढ़ रहे हो, ये वो वाला रूल होता है। यस, थोड़ा सा रुके, यू कैन जॉइन अस। बंदा कहता है मे आई जॉइन यू, ठीक है जी, आप कहते हो। अब अगर आप ये कहो यस यू कैन जॉइन अस, तो नहीं समझ आएगी कि कहाँ पे या परमिशन है, कहाँ पे इजाज़त दी गई है, कहाँ पे कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है। तो आप कहते हो यस, हाँ जी, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो जो थोड़ा सा पॉज था वो कॉमा की वजह से आपको सुनाई दे रहा है। सो रूल नंबर 1 ये है। रूल 2 क्या कहता है? यूज़ अ कॉमा बिफोर कंजंक्शंस, ठीक है जी। जैसे फैन बॉय पीछे कंजंक्शंस थी आपकी। यूज़ अ कॉमा बिफोर कंजंक्शन लाइक एंड, बट और व्हेन जॉइनिंग टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के कॉन्सेप्ट को भी यहीं पे समझ जाते हैं, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया। आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ वॉक। आया ये जब मैं बात कर रहा हूँ तो आपको सारी की सारी बात समझ आ गई है? आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है? नो, आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ वॉक, मैं वॉक पे जाना चाहता था। सिंपल है, आपको मैंने बोला, आपको समझ आ गया। ऐसा सेंटेंस जो बोलने से समझ आ जाए, बस आसान ज़बान में समझे कि वो इंडिपेंडेंट है। इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश शुरू हो गई, ये भी इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि बारिश शुरू होगी। सिंपल, समझ आ गई है। अब कब शुरू हुई, कहाँ शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ये अगर मैं ऐड करूँगा तो सेंटेंस क्लियर होता जाएगा, जो कि CSS में ज़रूरी होता है, ऐसे राइटिंग में। लेकिन ये खुद ऑल इट्स ऑन स्टैंड कर सकता है। आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ वॉक, मैं वॉक पे जाना चाहता था। कंप्लीट आइडिया है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आई वॉन्टेड, मैं चाहता था, ठीक है जी। अब मैं कहूँ कि आई वॉन्टेड क्या? आई वॉन्टेड टू, मैं कहूँ आई वॉन्टेड टू, आप फिर कहोगे क्या सर, क्या? आई वॉन्टेड टू गो, आई वॉन्टेड टू गो। अब ये क्या बन गया? इंडिपेंडेंट का, मैं जाना चाहता था। कहाँ जाना चाहता था, कब जाना चाहता था, वही वाली बात है, वो तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। लेकिन आई वॉन्टेड टू नहीं, क्लियर नहीं हो रहा। आई वॉन्टेड सही समझ नहीं आ रही। लेकिन जब जैसे ही आई वॉन्टेड टू गो हमने कंप्लीट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रख लिया, तो हमारा सेंटेंस जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज बन गया, यानी इंडिपेंडेंट सेंटेंस बन गया। सो दूसरा रूल ऑफ कॉमा क्या है? जब भी आप दो इंडिपेंडेंट INDP इस तरफ, INDP इस तरफ, ठीक है, इंडिपेंडेंट को क्या करोगे? यूज़ करोगे। तो आपने क्या करना है? बीच में आपने कंजंक्शन यूज़ करनी है, जो फैन बॉयज़ पीछे आपने पढ़ा, फॉर एंड नॉर, ये वाले। तो आपने क्या कर देना है? कॉमा का यूज़ कर देना। ये आपको सिंपल आता भी है। अच्छा, ये भी आपको आ गया। रूल नंबर 3, यूज़ कॉमा टू सेपरेट आइटम इन अ लिस्ट। आपको ये अभी हमने पढ़ा है कि जब ज़्यादा चीज़ें होंगी तो आप क्या करोगे? कॉमास यूज़ करोगे, ताकि थोड़ा सा वक्फा हो। आई बॉट, मैंने ख़रीदे एप्पल, बनाना, ऑरेंजेस और ग्रेप्स। तो ये जो बीच में थोड़ा सा मैं रुक रहा हूँ, ये कॉमा का यूज़ की वजह से मैं रुक रहा हूँ। रूल नंबर 4, यूज़ कॉमा टू सेट ऑफ नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन और क्लॉज दैट कुड बी रिमूव विदाउट अल्टरिंग द मेन मीनिंग। कभी कभार आप कहते होते हो, तुम्हें पता है वो जो मेरा दोस्त हुआ करता था अब USA चला गया है। अब ये जो बीच में मैंने
वो मेरा दोस्त हुआ करता था, ये जो बात कही, ताकि वो जो मैंने वो का जिक्र किया ना, अगले के जहन में कन्फ्यूजन होगी कौन वो, लेकिन मैंने एकदम कह दिया जो मेरा दोस्त होता था, ठीक है जी। ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, ये आपके सेंटेंस में अगर आना चाहे, आप उसको इंट्रोड्यूस कराना चाहो, तो भी आप कॉमा का यूज़ करोगे। जैसे कि माई ब्रदर, कौन सा ब्रदर, ठीक है जी। अब आपके जहन में जो अगला रीडर है, सुनने वाला है, लिसनर है, उसके जहन में अगर ये सवाल आ जाए कि कौन सा ब्रदर, तो मैं कॉमा यूज़ करूँगा, हु लिव्स इन लंदन, कॉमा इज़ कमिंग टू विजिट। अच्छा, अब समझ आइए। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये इसको मैंने क्रॉस कर दिया, तो समझ फिर भी आ रही है, माई ब्रदर इज़ कमिंग टू विजिट, ठीक है जी, ठीक है जी, कमिंग टू विजिट अस, ठीक है जी, कमिंग टू विजिट अस, तो अब भी समझ आ रही है सेंटेंस की। लेकिन अगर इसके बीच में मैं ये वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा देता हूँ जो कि नॉन एसेंशियल है, नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन और क्लॉज है, जो कि क्या कर रही है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है टू गिव क्लैरिटी। राइटिंग में जब तक क्लैरिटी नहीं होती, तब तक आपका जो सेंटेंस है वो कंप्लीट समझा नहीं जाता इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ CSS एसे राइटिंग। सो इफ़ यू आर फ्रॉम एसे राइटिंग ग्रुप, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी कि हमने कॉमा के ऊपर ये डिटेल में ये चीज़ डिस्कस की हुई है CSS की एग्जांपल्स के साथ। तो 4 रूल्स आपने सीख लिए जी। पहला क्या, जब आप इंट्रोडक्टिव फ्रेजेस यूज़ करोगे, आप ये तब कॉमा यूज़ करोगे। जब आप क्या करोगे, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ोगे विद कंजंक्शंस, ठीक है जी, तब आप यूज़ करोगे। तीसरा रूल सिंपल है, जब लिस्ट इंट्रोड्यूस कराओगे तो उनको सेपरेट करने के लिए यूज़ करोगे। और चौथा रूल नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन का था। 5वां रूल क्या कहता है, यूज़ अ कॉमा टू सेपरेट डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एक्चुअली दिस वन इज गोइंग टू बी क्रूशियल फॉर यू। कि क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है आपके जो ये जो आप कर रहे हो ना सेंटेंस के बारे में जो हम सीख रहे हैं। तो यहाँ पे जब आप इंट्रोड्यूस कराओगे डिफरेंट पंक्चुएशंस को, तो ये जो पंक्चुएशन का तरीका है, जहाँ पे ये कॉमा ये पड़ा हुआ है, ये इन्वर्टेड कॉमास ये पड़े हुए हैं, ये अपोस्ट्रोफी ये पड़ा हुआ है, फुल स्टॉप ये पड़ा हुआ है, तो ये बड़ा ही ज़रूरी है आपके लिए सीखना। तो इसमें क्या आपने सीखा, शी सेड, उसने कहा, जैसे कि हमने डायरेक्ट स्पीच की वाली तरफ जा रहे हैं ना, इनडायरेक्ट तो नहीं है, इनडायरेक्ट में तो हमने पीछे कर लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट स्पीच को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। शी सेड, कॉमा लगेगा बाहर, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे आएंगे, आई विल बी होम बाय 8, फिर आएगा फुल स्टॉप और फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होंगे। आपसे पता है गलती क्या होती है, आप ये कर रहे होते हो, आई विल बी होम, ठीक है जी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, बाहर फुल स्टॉप। गलत है ये, आई, ठीक है जी, गौर से सुनिएगा, 2 हैं, आई विल बी होम, ठीक है जी, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा। ये जो पूरे का पूरा सेंटेंस है वो क्या है, वो थी जी डायरेक्ट स्पीच। जो जिस बंदे ने जिस तरह बात की, जिस टोन में बात की, हमने वो यहाँ पे लिखी है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स का यूज़ कर रहे हैं। और शी सेड के बाद क्या है जी, कॉमा यूज़ हो रहा है। इसको बड़े गौर से याद कीजिएगा, बड़े तरीके से इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। ये देखें कितनी मैं इसको टिक कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ सिखाऊंगा। कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, पहली चीज़, ठीक है जी। उसके बाद दूसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है, डायरेक्ट स्पीच किस तरह इंट्रोड्यूस होती है, किस तरह क्लोज होती है, वो आपने देख लिया। रूल 6, to use commas between adjectives when they are equally modified, when they equally modified the same noun, ठीक है जी। अब एक बात आपको मैं बताता हूँ, मैं किसी बंदे की तारीफ़ कर रहा हूँ, ठीक है, बंदे की तारीफ़ नहीं, बंदी की तारीफ़ करता हुआ अच्छा लगूंगा, बंदे की करते हुए तो पता नहीं कैसा ही लगूंगा। तो फॉर एग्जांपल मैं किसी बंदी की तारीफ़ कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ यार वो सयानी या होशियार भी है और चालाक भी है। या नहीं, ये तारीफ़ तो नहीं हुई, ये तो बेइज्जती हो रही है। या फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार वो ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि टैलेंटेड भी है, ठीक है। अब 2 उसकी मैं तारीफ़ें कर रहा हूँ, एक मैं ब्यूटिफिकेशन के ऊपर, ठीक है जी, एक टैलेंट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन इसमें मैं किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ, ठीक है जी, वो कैसे पता चलेगा। मैं कहता हूँ वो ना सिर्फ प्यारी है बल्कि समझदार भी है। तो इसमें तो क्या हुआ, ब्यूटी को कम अटेंशन दी गई, उसकी जो समझदारी है, ठीक है जी, उसकी जो समझदारी है उसको क्या हुआ, ज़्यादा वेटेज मिली। ऐसे ही सुनाई दे रहा है, जो चीज़ हम पहले कहते हैं वो थोड़ी डाउन हो जाती है, अगली की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है जी। वो ना सिर्फ तेज़ था बल्कि पावरफुल भी था, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल हम किसी जिम गाय की बात कर रहे हैं, तो अब क्या है जी, पहली जो चीज़ मैंने इंट्रोड्यूस कराई, जो फर्स्ट उसकी एडजेक्टिव था वो कम वेटेज का चला गया, लेकिन सेकंड को ज़्यादा वैल्यू मिल गई। लेकिन व्हाट इफ़ मैं ऐसी तारीफ़ करना चाहूँ जो 50-50 हो,
जिसमें दोनों की सेम वेटेज हो, उसके लिए क्या होगा, हम एंड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम कॉमा इंट्रोड्यूस कराएंगे। जैसे कि इट वॉज अ लॉन्ग टायरिंग डे, ये अगर तो ये होता इट वॉज लॉन्ग एंड टायरिंग, ठीक है जी, डे, तो इसमें किस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा होनी थी, लॉन्ग की कि टायरिंग की? लंबा तो था लेकिन टायरिंग, थका देने वाला दिन था, ठीक है जी। तो ये क्या हुआ, ये मुझे एंड की वजह से सुनाई दिया। लेकिन जब सेंटेंस ऐसा बन जाए जिसमें कॉमा हो, इट वॉज अ लॉन्ग टायरिंग डे, तो लॉन्ग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना टायरिंग है, ठीक है जी। तो ये क्या हुआ, आपने सिंपल तरीन यूज़ सीखा कि जब आपने इक्वल वेटेज देनी हो तो कॉमा यूज़ होगा, आपने डायरेक्ट स्पीच इंट्रोड्यूस करानी है तो कॉमा यूज़ होगा, आपने नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन को लेके आना है तो कॉमा यूज़ होगा, लिस्ट के वो सेपरेट करना है तो कॉमा यूज़ हो रहा है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आमने सामने पड़ी हुई हैं, बीच में फैन बॉय की कंजंक्शंस पड़ी हुई हैं तो कॉमा यूज़ होगा, और इंट्रोडक्टरी एलिमेंट आपने इंट्रोड्यूस कराना है, कोई वर्ड, कोई फ्रेज़, कोई क्लॉज, तो कॉमा यूज़ होगा। अगर तो ये 6 रूल्स आपको आ गए हैं, सो यूर हाफ वे देयर, ऑलमोस्ट 70% आप वहाँ पे पहुँच चुके हो। अपनी जो ये आपकी कंजंक्शन, प्रीपोजिशंस की जो एक्सरसाइजेज हैं, इनको बेहतरीन तरीके से आप क्या कर सकते हो, अब समझ सकते हो। तो जी जल्दी से समराइज़ करते हैं। हमने रूल नंबर 9 क्या सीखा, कॉमा सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है, आपको पता है। कॉमा जो है वो लिस्ट को अलग अलग करने के लिए यूज़ होता है, आपको ये भी पता है। एक्सक्लेमेशन मार्क जो कि इमोशन, एक्सप्रेशन, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अर्जेंसी के लिए यूज़ होता है, आपने ये भी सीख लिया। हर क्वेश्चन मार्क पैंड होगा, लेकिन इनडायरेक्ट जो स्पीच होगी वो नहीं होगी, हमने ये भी सीख लिया। आपने ये सीखा कि एपॉस्ट्रोफी कभी भी प्लूरल को यूज़ करते वक्त आपने ये वाला कीड़ा नहीं लेना। आपने ये भी सीखा कि एपॉस्ट्रोफी का क्या यूज़ होता है पोजेशन के लिए, या जो ओमिटेड लेटर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर आपने ये सीखा कि कैपिटलाइज किया जाता है प्रॉपर नाउन्स को, ना कि कॉमन नाउन्स को। और जब आपका इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है तो पीएम के साथ ये लग जाएगा, और इमरान खान का आई और के भी कैपिटल होगा। आपने ये भी सीखा। आपने साथ में ये सीखा कि कैपिटलाइज किया जाता है फर्स्ट लेटर को, नहीं कभी भी आपने भूलना कि आपने कैपिटल रखना है। और उसके बाद आपने ये देखा कि फुल स्टॉप का क्या यूज़ था। आज तक आपने पढ़ा था कि सेंटेंस को बंद करने के लिए, सेंटेंस को खामोश कराने के लिए यूज़ होता है, लेकिन आपने ये भी सीखा कि एब्रीविएशंस में भी यूज़ हो रहा होता है। टाइम, डेट्स एंड अमाउंट्स, फ्रैक्शंस, जैसे कि 5.09, दिस इज़ नॉट अ पॉइंट, दिस इज़ योर फुल स्टॉप इन इंग्लिश टर्म्स, ठीक है। मैथ्स के टर्म इसको हम पॉइंट कहते हैं। आपने ये भी सीख लिया। 1, तो उसके बाद 2, 3, ठीक है जी। 3 के बाद आपने चले गए 4 पे, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, और अब हम आते हैं अपना यूज 10, जो है यूज अ सेमीकोलन बिटवीन क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। यूज अ सेमीकोलन, ये वाला ब्रो जो कि फुल स्टॉप और कॉमा का भाई है। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि ये तो अगर इसको अकेला देखा जाए तो ये तो फुल स्टॉप है जो कि कंप्लीट सेंटेंस को बंद करने के लिए यूज़ होता है, और ये वक्फा, वेट, पॉज, ठीक है जी, ये उसके लिए शो होता है। तो जो ये सेमी कॉलन है इसकी शक्ल ऐसी क्यों है, ऊपर फुल स्टॉप नीचे कॉमा? इसका मतलब ये है कि ये फुल स्टॉप से कम, कॉमा से ज़्यादा जो पॉज है वो ये शो करेगा। सिंपल तरीन समझ आई? कितना मज़े का कॉन्सेप्ट है कि भाई कॉमा से फुल स्टॉप से कम, ठीक है जी, कॉमा से ज़्यादा जब आपने पॉज लेना हो तो आप इस ब्रो को इंट्रोड्यूस कराओगे। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है एक सेंटेंस यानी आपकी एक INDP इंडिपेंडेंट क्लॉज इधर पड़ी हुई है, दूसरी INDP क्लास इधर पड़ी हुई है। तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ कॉमा, ठीक है, जो आपने अभी पीछे पढ़ा, आपने बीच में फैन बॉयज़ की कंजंक्शंस को यूज़ करना था, ठीक है ना? ऐसे ही सीखा था ना आपने, फैन बॉयज़ की कंजंक्शन को यूज़ करना था और बीच में कॉमा को इंट्रोड्यूस करा देना था ताकि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज इसके साथ जुड़ जाए। सिंपल, आपने ये सीखा था। लेकिन क्या हो अगर ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो अगली जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसके साथ मिलती जुलती भी हो, दोनों एक ही सेम स्टोरी को कन्वे कर रहे हों, सेम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन को दे रहे हों, तो हम क्या करेंगे? हम इन दोनों को जोड़ने के लिए कॉमा नहीं, फुल स्टॉप नहीं, बल्कि सेमीकोलन को यूज करेंगे। ये इसका क्या है जी? सबसे बेहतरीन रूल है सेमीकोलन का। पढ़ते हैं, आई लव कॉफी, यू लव टी। मोहब्बत की बात हो रही है, मोहब्बत की बात हो रही है, किसी पीने की चीज़ की बात हो रही है, पीने की चीज़ की बात हो रही है, मेरी बात हो रही है, आपकी बात हो रही है। तो कितनी सिमिलैरिटी है,
कितना सिमिलर कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, इधर भी पढ़ा हुआ है उधर भी पढ़ा हुआ है। तो सिंपल खामोशी से चुप करके आपने क्या करना है, यहाँ पे बीच में सेमीकोलन को उठा के लगा देना है, आपका काम हो जाएगा। कैरन इज अ टीचर, ठीक है जी, सूजी इज अ नर्स है। कैरन नाम है, प्रोफेशन है, इज आ दोनों तरफ सिंपल उठा के क्या करते हैं, सेमीकोलन को यूज कर दें। राइटिंग में क्या आ जाएगा, एक निखार आ जाएगा, ठीक है जी, एक ब्यूटिफिकेशन आपकी राइटिंग में अगर लानी है, आपने वो मोनोटनस अपने फैन बॉय कंजंक्शंस और कॉमास इनका यूज़ अगर कम करना है, आप एग्जामिनर को ये बताना चाहते हो कि सर मुझे ये कहानी भी आती है, तो आप ये करोगे, लेकिन प्लीज़ इसका ओवर यूज़ ना कीजिएगा। आप लोगों का मसला यही होता है, जब कोई चीज़ नहीं आती तो बिल्कुल नहीं आती और ना आप उसको यूज़ करते हो, लेकिन अब जब आप उसका यूज़ आ जाए तो फिर आप ना तबाही निकाल देते हो, जहाँ पर नहीं भी लगना होता वहाँ पर भी लगाते हो। सो कीप इट सिंपल। जब दोनों सेंटेंस सिमिलर हों, बहुत सिमिलर हों, तब आप क्या करोगे, सेमीकोलन यूज करोगे। एग्जाम्पल देखते हैं, स्पेनिश इज स्पोकन थ्रू आउट साउथ अमेरिका, ठीक है जी। स्पेनिश जो है आपकी लैंग्वेज वो थ्रू आउट साउथ अफ्रीका क्या की जाती है, बोली जाती है। इन ब्राज़ील, अब देखो यहाँ पे स्पेनिश था, ठीक है जी, यहाँ पे ब्राज़ील आ गया, ये क्या, ये तो दोनों इररेलेवेंट है। नहीं, आपके साउथ अमेरिका और ब्राज़ील दोनों रेलेवेंट है, हमने ये वाला तरीका यूज़ किया हुआ है और यहाँ लैंग्वेज को हमने कोनों पे डाल दिया है। सिंपल है, दोनों सिमिलर हैं। स्पेनिश इज स्पोकन थ्रू आउट साउथ अफ्रीका, सेमीकोलन इन ब्राज़ील, द मैन लैंग्वेज इज पोर्चुगीज, ठीक है जी। आपने क्या कर दिया, दोनों सिमिलर सेंटेंसेस को विद द हेल्प ऑफ अ सेमीकोलन जोड़ दिया। आई हैव विजिटेड मैनी सिटीज़, ठीक है जी। अब इसका दूसरा जो यूज़ है इसको ज़रा समझिएगा, बिल्कुल ये बड़ा ज़रूरी है आपके लिए। ओवर यूज ऑफ कॉमा, ठीक है जी, इज डेडली, ये डेडली है। इतना कॉमा यूज करना, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है, आपको हैरान करेगा, आई हैव विजिटेड मैनी सिटीज़, ठीक है जी। अब मैं कॉमा लगा डाल के उस लिस्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। पेरिस भी मैं घूमा हूँ, फ्रांस भी घूमा हूँ, रोम भी घूमा हूँ, इटली भी घूमा हूँ, बार्सिलोना भी घूमा हूँ, स्पेन भी घूमा हूँ। तो जब इतने कॉमा 1 2 3 4 5 6 7 कॉमा एक सेंटेंस में यूज हो सकते हैं? नहीं। और अगर आप जरा से समझदार हो तो आप देखिए, पेरिस तो सिटी है, फ्रांस मुल्क है, रोम सिटी है, इटली मुल्क है, बार्सिलोना सिटी है, स्पेन मुल्क है। तो एक कॉन्सेप्ट ऐसा कि जब आप कॉमा का ओवर यूज कर रहे हो वक्फे के लिए, लेकिन आप डेस्टिनेशन चेंज कर रहे हो, यहाँ फ्रांस था, यहाँ इटली, यहाँ स्पेन, यहाँ पे पॉलिटिकल हो जाता, यहाँ पे इकोनॉमिक हो जाता, यहाँ पे सोशल हो जाता, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हो जाते, तो आपने क्या करना है, वहाँ पे सेमीकोलन का यूज़ करना है। आई हैव विजिटेड मैनी सिटीज़, मैं बहुत सारी सिटीज़ में गया हूँ, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है फ्रांस में पेरिस। थोड़ा सा मैं रुका, मैंने सेमीकोलन यूज किया क्योंकि ये वही ऊपर वाला यूज है। जब दो सिमिलर चीजें, देखो पेरिस और फ्रांस सिमिलर है ना रोम और इटली के साथ, और रोम एंड इटली सिमिलर है बार्सिलोना और स्पेन के साथ, तो सिंपल इसी को जो पहला ऊपर हमने यूज सीखा है, ज्यादा ना कंफ्यूज हूँ, उसी को उठा के यहाँ पे अप्लाई करें। फ्रांस में मैं पेरिस घूमा हूँ, इटली में मैं रोम गया हूँ और स्पेन में बार्सिलोना गया हूँ, और मैंने हर उसके बीच में यहाँ पे मैंने कॉमा की जगह पे मैंने क्या किया, सेमीकोलन को यूज किया, क्योंकि ये इक्वली रिलेटेड, क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस थी, जैसे कि सिटी और आपका मुल्क, कंट्री, सिटी और कंट्री, सिटी और कंट्री। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि जब क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होगी तब आप यूज़ करोगे, या जब ओवर यूज़ ऑफ कॉमा हो तो उसको सेपरेट, उसको ख़त्म करने के लिए आपने क्लोजली रिलेटेड स्ट्रक्चर, जैसे मैं कहूँ कि जुडिशरी, ठीक है जी, जुडिशरी इन पाकिस्तान, ठीक है जी, कॉमा, मिलिट्री इन अफ्रीका, ठीक है जी, साउथ अफ्रीका फॉर एग्जांपल, ठीक है जी, एंड आपका जी इंटेलिजेंस एजेंसी इन अमेरिका। तो ये क्या किया मैंने, जुडिशरी डिपार्टमेंट है, कंट्री है, मिलिट्री एक डिपार्टमेंट है, अफ्रीका कंट्री है, CIA एक डिपार्टमेंट है, अमेरिका एक कंट्री है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेमीकोलन का इस्तेमाल कर दूंगा। आई होप इतना अच्छा मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ भी आ गया होगा। ये था जी 10वां यूज़। 9वां यूज़ क्या हमने सीखा था, कॉमा का। कॉमा की बहुत सारे
तरीके हमने सीखे थे, उसके बाद हमने जंप किया किसके ऊपर, सेमी कॉलन के ऊपर जंप कर दिया। और अगेन अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही, नॉट द कंजंक्शंस, ठीक है जी, कंजंक्शंस, यूज़ ऑफ कंजंक्शंस नहीं है, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता था, अभी भी होता हूँ, ये प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शंस, ठीक है, इनके बीच में। सो दिस इज़ नॉट कंजंक्शन, ठीक है जी, आपके कॉलन, सेमी कॉलन, इनको हमने डिस्कस किया हुआ है। द CSS गाइड ने 1 साल पहले फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री CSS एस्से कोर्स फॉर बिगिनर्स में, ठीक है जी, और इसमें बड़ी डिटेल्स में मैंने क्या किया हुआ है, यूज़ ऑफ सेमी कॉलन, कॉलन एंड डैशेस इस्तेमाल करना सिखाया हुआ है। अगर तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ आ गया है तो आपका ये जो अभी हम कर रहे हैं ना पंक्चुएशंस की एक्सरसाइज, पंक्चुएशन के लिए ये बहुत है, लेकिन अगर आप सच में सीखना चाहते हो, एक स्टेप आगे जाना चाहते हो, सो गो अहेड और ये वाली वीडियो आप लाजमी देखिए, आपको और सेमी कॉलन का यूज़ क्लियर हो जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट कॉलन, कॉलन क्या है जी, फुल स्टॉप के ऊपर फुल स्टॉप, सेमी कॉलन क्या है जी, फुल स्टॉप के नीचे कॉमा, कॉमा क्या है जी, कॉमा, और फुल स्टॉप क्या है, फुल स्टॉप। इतना आसान है। तो सेमी कॉलन हमने पढ़ लिया, कॉलन के ऊपर आते हैं। सिंपल सा काम होता है, ये लिस्ट को इंट्रोड्यूस कराता है। दे सर्व मैनी टाइप ऑफ फूड्स। अब ये जो फूड्स हैं, अब आप कहो कि सर ये तो रेलिवेंट है, तो यहाँ पे सेमी कॉलन क्यों नहीं यूज़ हुआ? नहीं भाई, आप क्या कर रहे हो, आपने एक लिस्ट इंट्रोड्यूस कराई है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ फूड्स का बता रहे हो, आगे कॉलन यूज़ करके चाइनीज़, इंडियन एंड अमेरिकन, एंड वाई ए कैपिटल, वाई आई कैपिटल, वाई सी कैपिटल, क्योंकि ये आपके क्या हैं जी, कॉमन नाउन। शाबाश, कॉमन नहीं लगा आपको थप्पड़, ये है आपके प्रॉपर नाउन। इंडियन, अमेरिकन, चाइनीज ये आपके प्रॉपर नाउन थे, इसलिए हमने क्या किया, इनको कैपिटल रखा है। रूल नंबर 1 जो आप, रूल नंबर 2 जो हमने सीखा था, ये वो वाला है। तो आपने क्या किया, कॉलन को यूज करके लिस्ट को इंट्रोड्यूस करा दिया, ये आपकी कॉलन पढ़ा है और ये आपकी लिस्ट पढ़ी है। एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं। देयर आर 3 मेन रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट। कौन से वो रीजन है, 3 का जिक्र करो, आप कॉलन डालो, कॉलन डाला, इकोनॉमिक रीजन है, कॉमा ब्रो को लाओ, सोशल रीजन है, कॉमा को लाओ, एंड का प्रीपोजिशन यूज करो, और उसके बाद आप क्या कर दो, पॉलिटिकल रख दो। 3 मेन रीजंस आपने बता दिए। यूज्ड टू इंट्रोड्यूस डायरेक्ट स्पीच और कोटेशन। अच्छा, ये जो डायरेक्ट कोटेशन और उसके लिए भी यूज होता है। देन फिर ही सेड, उसने कहा, कॉमा भी यूज हो सकता है, कॉमा नहीं यूज करते तो डायरेक्ट के लिए आपने कॉलन यूज किया, ठीक है जी। इन्वर्टेड कॉमा, आई रियली कैन नॉट हेल्प यू इन एनी वे, और फुल स्टॉप अंदर और इन्वर्टेड कॉमा बाहर क्लोज हो रहा है। तो 2 तरीके कॉलन के, कि एक तरीका क्या, कि जब आप फूड की, मैं फूड नहीं कोई भी लिस्ट इंट्रोड्यूस करा रहे हो, हम हंगरी इसलिए फूड में कह रहा हूँ, तो ये क्या है जी, आपने कॉलन को यूज कर दिया। और दूसरा, जब आप इन डायरेक्ट स्पीच क्या कर रहे हो, डायरेक्ट स्पीच को, कोटेशन को यूज कर रहे हो, तो आपने क्या कर दिया, कॉलन का इस्तेमाल कर दिया। और नहीं आती चीज़ें तो आपके लिए पूरी की पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियो पड़ी हुई है, स्पेशली आप लोगों के लिए फ्री है। लास्ट ईयर जो था, इट वाज नॉट फ्री, ठीक है जी, बहुत सारी मेहनत लगी हुई थी, लेकिन अभी ये आपके लिए फ्री है। दुआओं में याद रखिएगा, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना वाली वाइब है, तो प्लीज़ हमेशा दुआओं में याद रखा करें, बड़ा असर पड़ता है इससे। तो 10 रूल्स हमने सीख लिए, 11वां हमने पढ़ लिया, 12वां जो कि आपको आता भी है लेकिन लिखते वक्त आप जरा उसका ख्याल नहीं रखते, यकीन कीजिए आप जरा ख्याल नहीं रखते। यूज अ हाइफन टू जॉइन 2 और मोर वर्ड्स दैट सर्व एज अ सिंगल एडजेक्टिव बिफोर अ नाउन। नाउन से पहले 2 तारीफें, 2 ऐसे वर्ड्स को जोड़ना जो तारीफ ही हो, ठीक है जी। आप क्या करो, उनके दरमियान में एक हाइफन या एक डैश को यूज कर दो, जैसे कि वेल, ये भी अलग वर्ड है, नोन ये भी अलग वर्ड है, हाई अलग किस्म का वर्ड है, क्वालिटी, ठीक है जी, ये भी अलग वर्ड है। लेकिन जब ये दोनों वर्ड्स मिल के किसी चीज़ की तारीफ बयान कर रहे हो, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है जी, हाई क्वालिटी टीचर, किसी एक टीचर की तारीफ आप कर रहे हो, आप कहते हो आपको और तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा होता, आपके तो हाई क्वालिटी टीचर है यार, ठीक है जी, तो आप उसके बीच में हाई को क्वालिटी के साथ जोड़ने के लिए, ताकि ये मिल के एक बड़ी अच्छी तारीफ कर पाएं, आप डैश यूज करते हो। तो वेल नोन ऑथर, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, पार्ट टाइम जॉब, ओल्ड फैशन ड्रेस, वेल एजुकेटेड पर्सन, ये सारे के सारे क्या हैं, आपका हाइफन का यूज है जो कि आपको आना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, अगर इसको एक चीज मैं आपको जरा सिखाता हूं, ही इज अ वेरी वेल नोन ऑथर, समझ आ रही है, सिंपल आपने सीखा। द ऑथर इज वेरी वेल नोन है,
ये क्या सर, ऊपर तो आपने यहाँ पे डैश यूज की है, यहाँ पे डैश यूज नहीं हुई, क्यों, किस लिए, ये क्या मसला है, यहाँ पे क्यों डैश यूज नहीं हुई? आपने क्या देखा, यूज अ हाइफन टू जॉइन टू और मोर वर्ड्स दैट सर्व एज अ सिंगल एडजेक्टिव बिफोर अ नाउन। मुझे ये बताइए यहाँ पे नाउन कहाँ पे पड़ा हुआ है? यहाँ पे ऑथर इज अ नाउन ना, ऑथर इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस और अ थिंग, लेकिन यहाँ पे तो नाउन नहीं पड़ा हुआ। तो जहाँ पे नाउन नहीं होगा तो वहाँ पे वेल नोन तो आया है, लेकिन वेल और नोन के बीच में डैश नहीं यूज होगी। लेकिन जहाँ पे जो आपका ऑथर है जो कि नाउन है, वो क्या कर रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, हाइफन यूज कर किसकी तारीफ कर रहे हो। तो राइटिंग में ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई एम जेन्युइनली सेइंग दिस कि ये जो आप अभी कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, ये आपको 10,000 10K पे करते हो तब भी आई एम रियली हैप्पी एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो सेटिस्फाइड कि ये जो आप कॉन्सेप्ट अभी आप बैठे हुए सीख रहे हो, 10-10 15-15 हज़ार रुपए के आप सेशन वो कर रहे होते हो ना, तो आपको वो एक ही वो रोकी पीकी सी आवाज़, बेटा ये वेल नोन ऑथर के बीच में डैश आएगी तो बस ठीक है, ये इस तरह करो, ये आपका होमवर्क है। इस तरह के टीचर भी एग्जिस्ट करते हैं। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट इनफ, ठीक है जी, जितना मैं अपना, और बेस्ट और इनफ के दरमियान में क्या आएगा जी, आएगा बेस्ट इनफ। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट इनफ टू, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भाई आखिर नाउन नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि इतनी कम प्राइस के अंदर आपको ये जो कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं, इसका पर्पस ये नहीं है कि भाई आप बस इनको याद करो और भूल जाओ। आज मैं आपको सिखा रहा हूँ, समटाइम्स मैं इसको अपने लिए एक सदका जारिया के तौर पे कंसिडर कर रहा होता हूँ। आज आप सीखोगे, कल किसी को सिखाओगे। याद रखिएगा, दुनियावी नहीं बल्कि उखरवी ज़िंदगी भी है, इस्लामियात भी आप पढ़ते हो, तो उसमें ये चीज़ सदका जारिया बनाने के लिए कुछ आपको भी एफर्ट करनी पड़ेगी। तो या ये जो सेशन है इसको अपने दोस्तों तक पहुंचाना, उनको बताना देयर इज़ दिस पर्सन हु इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है जी, फॉर अस, ठीक है। तो कहीं पे अप्रिशिएटिंग कमेंट कर देना, उससे भी कितना बड़ा असर पड़ता है। यू डोंट नो, आपको नहीं पता। कल को जब आप टीचर बनोगे ना, तो एक अच्छा कमेंट आपका पूरा दिन, और एक बैड कमेंट जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नहीं मिला, एक बैड कमेंट आपका पूरा दिन खराब भी कर सकता है। सो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सीखें, आगे सिखाएं, फैलाएं, इसी तरह पाकिस्तान बदलेगा। तो लेट्स नॉट बी इमोशनल एनी मोर। आपने 12 रूल सीख लिए, हाइफन आपने सीख लिया। 13th वही सिंपल सा रूल है, जब आपने क्या करना होता है, यूज अ हाइफन विद कंपाउंड नंबर्स, यू शुड हाइफनेट कंपाउंड नंबर्स बिटवीन 21 एंड 99, ठीक है जी। 11 12 नहीं आएगा, वो क्या आएगा, 21 22 23, दो वर्ड्स हैं। 21 अगर आप लिखते हो 21st सेंचुरी, ठीक है जी, 21st, ठीक है जी, फिर सेंचुरी आप इस तरह करके लिखोगे, तो यू नो दैट ये सिंपल है, ये आपको सबको आता है। 21 83 89 इनमें आता है। ये है जी वो 13 रूल, 13 असूल, जो आपको अगर याद हो गए तो आपने दुनिया को बदल के रख देना है। और अगर मैं एक चौथा 14th जो रूल है, जो कि आपके लिए ज़रूरी है याद करना, उसको इंट्रोड्यूस कराऊं, जो कि पीछे भी हमने पढ़ा हुआ है लेकिन ज़रूरी है आपके लिए, इन्वर्टेड कॉमर्स या कोटेशन मार्क्स का कॉन्सेप्ट, जो कि किस में यूज़ हो रहा है, आपकी वही डायरेक्ट स्पीच में आपने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन चलें हम दोबारा करते हैं। 14th रूल क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, कॉमा के बाद ये वाला रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोटेशन मार्क्स आर यूज्ड टू इंडिकेट अ डायरेक्ट स्पीच और हाईलाइट सर्टेन वर्ड्स। या तो किसी वर्ड को हाईलाइट करना हो या डायरेक्ट स्पीच को इंडिकेट करना हो, तो हम क्या करेंगे, कोटेशन मार्क्स को यूज करेंगे। रूल 1, यूज कोटेशन मार्क्स टू इनक्लोज अ डायरेक्ट कोट और स्पीच। डायरेक्ट कोट, जो जिस बंदे ने जिस तरह अपने मुंह से वो अल्फाज अदा किए, आप वही अल्फाज कहते हो। तुम्हें पता है उसने मुझे डैश कहा, ठीक है जी, अब वो जो भी डैश है, उसने मुझे डैश कहा। तुम्हें पता है उसने मुझे कहा कि मैं ऐसी हूं। तो ये जो है एक डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट किस तरह यूज होगा कोटेशन मार्क के कॉन्टेक्स्ट में, ही सेड, उसने कहा, कॉमा, अब मैं थोड़ा सा रुका और इन्वर्टेड कॉमा में एग्जैक्ट जो उसके वर्ड्स थे, 100% उसके जो अल्फाज थे ये वही हैं। कैन यू हेल्प मी, ठीक है जी। उसने मुझे मदद का कहा, ये भी तो इसका मीनिंग हो सकता है। उसने मुझे कहा क्या मैं उसकी मदद कर सकती हूँ, ये क्या है जी, डायरेक्ट स्पीच है। तो ये जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं उनको बंद करने के लिए, और क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आएगा, फुल स्टॉप इन्वर्ट के अंदर आएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क इनके अंदर आएगा, ये आपने याद रखना है। तो ये क्या है जी, कोटेशंस का पहला यूज है। एग्जाम्पल 2 आप देखिए, इसकी सिंपल बड़ी आसान सी एग्जाम्पल है। वो क्या है जी, आई विल फिनिश द प्रोजेक्ट, ठीक है जी। अब क्या हुआ, अब एक चीज नहीं यहां पे आपने देखी, आई विल फिनिश द प्रोजेक्ट, कॉमा अंदर आ चुका है, इन्वर्टेड कॉमास बाहर जा चुके हैं। शी प्रॉमिस्ड, उसने प्रॉमिस किया।
जैसे मैंने ये कहा था ना कि इन इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ये आपके एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, कॉमा, फुल स्टॉप सब अंदर आएंगे। जहाँ पे इसने कॉमा को भी इनगल्फ किया और वह यहाँ पे रुकी, ठीक है। शी विल फिनिश द प्रोजेक्ट, ने आई विल फिनिश द प्रोजेक्ट, मैं प्रोजेक्ट फिनिश करूंगी। शी प्रॉमिस्ड, उसने प्रॉमिस किया। ठीक हो गया जी, आसान था, कोई मुश्किल चीज नहीं है आपके लिए। अच्छा, रूल नंबर 2, प्लेस पंक्चुएशन इनसाइड द क्लोज कोटेशन मार्क्स। वही वाली बात है, पंक्चुएशंस आपके जो भी मैंने आपको सिखाए। व्हाट टाइम इज इट, क्वेश्चन मार्क अंदर पड़ा है। शी आस्क्ड, ठीक है जी। शी सेड, उसने कहा, कॉमा, आई लव दिस सॉन्ग, फुल स्टॉप अंदर पड़ा है और बाकी इन्वर्टेड कॉमास बाहर हैं, आपको ये भी आता है। यूज कोटेशन मार्क टू हाईलाइट स्पेसिफिक वर्ड्स और फ्रेजेस दैट आर बीइंग रेफर्ड टू इन अ सेंटेंस। द वर्ड हैप्पी मीन्स, हैप्पी इतना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए भी और यहाँ इस फ्रेज के लिए भी, ये सेंटेंस के लिए भी, कि मुझे उसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद करना पड़ा। लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है तो कल को एसी बन के भी आप खुश नहीं रह पाओगे, ठीक है जी। तो इस हैप्पीनेस का बड़ा ख्याल रखा करें। ये अच्छा पानी पीने से, अच्छे लोगों में बैठने से, अच्छा खाना खाने से, सूरज की धूप जो है उसको लेने से, अच्छा फूड खाने से, गट हेल्दी आपके जो डाइट है वो लेने से यू फील हैप्पी। आजकल इसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह आपके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा कि एस्पायरेंट को खुश कैसे रहना चाहिए ताकि उसकी अपनी जो प्रिपरेशन है वो एक्सेल करे। तो दिस हैप्पीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और द वर्ड हैप्पी, तो इसको भी आपने इन्वर्टेड कॉमर्स में क्या कर दिया, कोटेशन मार्क्स या इन्वर्टेड कॉमर्स में क्लोज किया है। तो ये 14 रूल जो आपने पढ़े, ठीक है जी। और अगर इन वेरी फ्यू केसेस, जो बहुत कम केसेस में होता है, आपने नहीं इतना देखा होगा, लेकिन वो भी आपको मैं बता देता हूं ताकि आप हर तरह से प्रिपेयर रहो। 14 का जो पार्ट, इसको 15 करो, इसको 15 और 16 आप इसको करो। 15 क्या कहता है, डैशेस, ठीक है जी। यूज टू डिनोट अ रेंज ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू थिंग्स, ठीक है जी। द कंपनी वॉज ऑपरेशनल फ्रॉम 1990 टू 2000, ठीक है जी। तो अब ये क्या है, ये जो हाइफन है आपकी, ये जो डैश है, ये अब खत्म होती जा रही है, उसकी जगह पे आपने टू यूज कर दिया, ठीक है। यूज टू इंडिकेट अ ब्रेक इन थॉट और सेट ऑफ अ पैरासिंथेटिकल रिमार्क, ठीक है जी। अब देखो यहां पे ये क्या कह रहा है, हर आंसर वॉज क्लियर। अब यहां पे हम डैश यूज करेंगे, यस, ठीक है। हर आंसर वॉज क्लियर, और वो क्या था, यस था। यहां पे आप कॉमा भी यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको कॉमा का वो लगता है, ठीक है जी, फिर भी ठीक है। डैश का है, डैश अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। इट्स नॉट पैरासिंथेटिकल, इट्स पैरेंथेटिकल, पैरेंसिंथेटिकल नॉट पैरेंथेटिकल। तो ये क्या है जी, आपका कॉमा का यूज, और ये है आपका डैश का यूज। डैश खत्म होती जा रही है, लेकिन कल को कोई बंदा कहे कि मैं आपको डैश भी पढ़ाऊंगा, आपको सर ये लो जी मेरे 10,000 रुपया ले लो, नो, आपको आता है। और इलिप्सिस, ठीक है जी, बहुत कम यूज होती हैं, बहुत रेयर हो गई हैं। ये आपको अक्सर बुक रीडिंग में दिखाई दे रही होगी, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको मैं कह रहा हूँ। यूज एन इलिप्सिस टू इंडिकेट द ओमिशन ऑफ अ वर्ड और अ पॉज इन अ स्पीच। आई वॉज वॉन्डरिंग इफ यू कुड हेल्प, यहाँ पे इसने बड़ा सा पॉज लिया है, ठीक है जी, और उसके बाद उसने क्या कर दिया, इफ यू कुड हेल्प मी, उसने ये वाली बात कह दी। ये थे जी वेरी फ्यू केसेस के रूल्स जो आपने देखे, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। आई एम स्टिल सेइंग कि ये आपके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके ऊपर आपने घबराना, परेशान नहीं होना। जिसके ऊपर परेशान होना है, जिसके ऊपर आपने सोचना है, वो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये जो कोटेशन मार्क्स हैं, इसके ऊपर एक चीज। उसके बाद आपने कंपाउंड की जो डैशेस सीखी, ये आपको आनी चाहिए। आपने कॉलन का इस्तेमाल सीखा, आना चाहिए। आपने सेमी कॉलन का इस्तेमाल सीखा, आपको वो भी आना चाहिए। इसके ऊपर आपको परेशान भी होना चाहिए। आपने कॉमा के डिफरेंट यूजेस सीखे, 9 में आपने 8 में कॉमा को सेपरेट करने के लिए सीखा, 7 में आपने एक्सक्लेमेटरी मार्क्स सीखे, 6 में आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस को बंद करने के लिए क्वेश्चन मार्क सीखा। आपने प्लूरल में उसको नहीं यूज करना, अपॉस्ट्रोफी को ये सीखा, अपॉस्ट्रोफी होती क्या है ये भी सीखा। कैपिटलाइज किस तरह प्रोनाउंस को करना है, प्रॉपर नाउंस को करना है, ये भी आपने सीखा। आपने कैपिटलाइज करना है फर्स्ट लेटर को, ये भी सीखा, और फुल स्टॉप ये भी सीखा। बट सर हमें ये बताएं कि ये सब कुछ सीखने के बावजूद भी, ये जितना भी हमने क्या कर दिया है, हमने जो सीख लिया है, उसके बावजूद भी जब भी हम ये पूरे के पूरे ये जो बड़े बड़े फड़े हैं इनको जब पढ़ते हैं तो हमसे नहीं होता। सर वी नो, सर हमने ऑलरेडी फलां टीचर का सेशन ज्वाइन किया था, सर बहुत अच्छे टीचर हैं। आई नो हर टीचर बेस्ट होता है, वो अपनी बेस्ट कैपेसिटी में आपको पढ़ाता है। कोई आपको तरीका ऐसा होता है जो आपके दिल में बैठ जाता है, किसी का नहीं बैठ पाता, पर हर टीचर इज्जत के काबिल है, हर टीचर मेहनत करता है। लेकिन फिर भी ऐसा क्या होता है कि आप इसको नहीं कर पाते? उसका जवाब भी आज मेरे पास है, उसका जवाब भी मेरे पास है।
तो चलिए इन रूल्स को जो आपने सीखे इनको आपने रिवाइज कर दिया, अपने पास होपफुली नोट्स बना दिए। इफ़ यू वांट दिस पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन बेहतर ये कि नोट्स बनाए, नहीं मिलेगा पीडीएफ, नहीं देता मैं पीडीएफ, नोट्स बनाइए प्लीज़, याद कीजिए, उससे याद रह जाता है, पीडीएफ के चक्कर में ना काम ख़राब हो जाता है। अच्छा, आपने ये जो रूल सीखे अब उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करें। प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी सेंटेंसेस के ऊपर, पहले प्रैक्टिस करते हैं। देखिए हमेशा चला करें स्टेप बाय स्टेप, ठीक है जी, स्टेप बाय स्टेप चला करें, ठीक है। उससे क्या होता है, आपकी ये चीज़ें इजी हो जाती हैं। जब चीज़ें इजी होती हैं तो वो आपको हैप्पी करती हैं, खुश करती हैं। जब चीज़ें हार्ड हो जाएंगी आपके लिए, वो स्ट्रेस कॉज करेंगी, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो सबसे पहले आज मैं आपको ये 8, आपके ऊपर फर्ज है 80 करने हैं, 800 करने हैं कि 8000 करने हैं, सेंटेंस की प्रैक्टिस वो आप तक डिपेंड करता है। आना है टॉप 20 में तो आपको शायद 800 करने पड़े, आना है बस किसी नॉर्मल से ग्रुप में 80 कर लो। अगर बस मेरी बात सुन के अगली अटैम्प्ट देनी है तो इन 8 के ऊपर ही रिलाई करो। अब ये आप पे डिपेंड करता है। काश मेरे पास खोला सा पैसा हो, काश मेरी बड़ी सी एकेडमी हो, वहाँ पे आपको ना छितर लगा के मैं ये पढ़ाऊँ, आपको मैं वहाँ पे बंद करूँ कि भाई ये पढ़ो प्रैक्टिस करो। ज़रूर मैं करूँगा जब मेरे वो दिन आएंगे, अल्लाह लेके आएगा। लेकिन जब तक नहीं है तो मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि प्रैक्टिस। अब जो ये सेंटेंसेस आपके सामने, इनकी अगर आप प्रैक्टिस करो तो कैसे आपको समझ आता है। माई बर्थडे इज़ इन दिसंबर, माई फुल स्टॉप, सबसे पहले रूल नंबर 1 अप्लाई करके देखो। फुल स्टॉप पड़ा हुआ है, कहीं पे कुछ प्रॉपर नाउन तो नहीं पड़ा हुआ था, पड़ा हुआ है तो देखो नहीं है तो नहीं है। कॉमा तो नहीं पढ़ रहा, सेमी कॉलन तो यूज़ नहीं हो रहा, कॉमा तो इन्वर्टेड कॉमा तो यूज़ नहीं हो रहे, डैशेस तो नहीं यूज़ हो रहे, यहाँ पे कोई हमें कॉमा का इस्तेमाल दूसरा तीसरा चौथा तो नहीं हो रहा। आप इस तरह 1 बाय 1 करके स्टेप्स अप्लाई करते हो और आपको समझ आ जाती है। माए का M कैपिटल होगा, जल्दी जल्दी से हमने क्या करना है देखना। P कैपिटल है, ठीक है, I कैपिटल, L I R सारे कैपिटल हैं, ठीक है। माई बर्थडे इज इन दिसंबर, ये तो कॉमन नाउन नहीं है, ये तो प्रॉपर नाउन है, तो मुझे D कैपिटल रखना पड़ेगा शायद, ठीक है जी। पैटी लव्स कैट्स, शॉन लव्स डॉग्स, ये पैटी, शॉन, कैट, डॉग, लव्स, लव सिमिलर हैं, यहाँ पे तो मुझे कॉलन यूज करना पड़ेगा। नो, कॉलन नहीं, सेमी कॉलन यूज करना पड़ेगा। ये आपको मैंने सिखाया था। इसी तरह आप क्या करेंगे, जरा सी हिम्मत करें, ठीक है, पॉज करें इस वीडियो को, यहाँ पे सेंटेंस 3 4 5 6 7 8 ये जो सेंटेंसेस हैं इसको आप क्या करें, इनको लिखें, पीडीएफ बनाएं, अपने ग्रुप में शेयर करें, अपने दोस्तों का पीडीएफ देखें। और आई विल नॉट बी वैल्यूटिंग दिस छोटी सी असाइनमेंट में, इसको क्या वैल्यूट करूं, लेकिन एक दूसरे के साथ वो जो कनेक्शन होता है कि यार मैंने ये एक्सरसाइज की है, सो दैट दूसरे को पता चले ना कि यार इसने की है तो ये काबिल है, ये कल को निकल जाएगा। अब कॉम्पिटिशन है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, लेकिन आई एम इन कॉम्पिटिशन विद दैम, तो आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। थोड़ा सा करें, ठीक है जी। उसके बाद आपके सामने ये आपकी एक्सरसाइजेस पड़ी हुई हैं, ठीक है जी। पैटी लव्स कैट, शान लव डॉग, आई वेंट टू सुपरमार्केट एंड बॉट चीज एग्स, ये आपके सामने। और नीचे क्या है जी, आपको जो आंसर्स हैं वो भी मिल रहे हैं। तो आपने क्या कर दिया, ये जो प्रैक्टिस थी ये कर दी। इसी तरह 80 के अराउंड, 800 के अराउंड जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, जब ये प्रैक्टिस हो जाएगी और आप आओगे इस पैसेज के ऊपर जो कि 5 नंबर का पैसेज है। बात वही है कि हमसे पूछो ये 5 नंबर कितने इंपॉर्टेंट हैं, तो आप ना वो वाली गलतियां करें जो किसी टाइम पे हमसे हुई थी। आपने बहुत सारी एक्सटेंसिव तरीन किस्म की प्रैक्टिस करनी होती है ताकि आपका जो लर्निंग का प्रोसेस है वो आपके माइंड में बैठ जाए। तो जब ये आपके सामने पैसेज आएगा, अब वो जो 14 रूल आपको सिखाए हैं तो वो तो आप अप्लाई कर नहीं सकते, एक एक आपको शायद याद भी ना रहे क्योंकि आपने तो भूल जाना है क्लास लेके, आप दोबारा तो आते नहीं हो इस तरफ। तो एक तरीका आपको सिखाता हूँ, वो तरीका है स्टेप 1 2 3 एंड 4। ये 4 चीज़ें भी अगर आप कर लो ना तो मैं ये गारंटी लेने को तैयार हूँ कि 4 आउट ऑफ 5 नंबर तो आप शायद ले ही लो। लेकिन आपने क्यों, आप मेरे स्टूडेंट हो, 5 आउट ऑफ 5 टॉप 20 में फॉल करवाना है मैंने, तो इसलिए आपने क्या करने हैं, करना तो वही है प्रॉपर, लेकिन व्हाट इफ अगर आप इन स्टेप्स को भी फॉलो करो आपके लिए बड़ी हद तक आसानी हो जाएगी। स्टेप 1 देखो ये कि कहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो। फिर देखो कहीं पे कॉमा का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, फिर देखो कहीं पे कॉलन और सेमी कॉलन की गुंजाइश तो नहीं बन रही, और फिर देखो कि कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच तो नहीं पड़ी हुई, जो आपस में जो बात कर रहे हैं कहीं उसमें कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं पड़ी हुई जो मुझे काम आ सकती है, जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ ताकि मेरे नंबर सिक्योर हो जाएं। आपने ये 4 स्टेप्स क्या करने, अप्लाई करने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल
मैं आपके सामने इसको लाइव डायसेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, मे भी कोई गलती शलती भी हो जाए छोटी मोटी, उसके लिए पहले से माजरत करते हैं, लेकिन क्या करते हैं हम इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। सेंटेंस को पढ़ो, अ हंग्री लाइन स्लिप्ड आउट ऑफ द फॉरेस्ट। अब यहाँ पे आप पहले फुल स्टॉप लगाते हैं, लेकिन आपको पता है इनटू करके आपने आगे जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा एक फ्लो जा रहा है, फ्लो को तोड़ नहीं सकते, तो फुल स्टॉप यहाँ पे तो नहीं लगेगा। मैं अब दोबारा पढ़ूंगा, अ हंग्री लाइन स्लिप्ड आउट ऑफ फॉरेस्ट इनटू अ बार्नयार्ड। यहाँ पे मैं आके क्या करूँगा, यहाँ पे आके मैं फुल स्टॉप ऐड कर दूंगा। ये पेन मैंने उठाया, यहाँ पे मैं फुल स्टॉप ऐड कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं फुल स्टॉप ऐड कर दूंगा। अच्छा, ओहो, यहाँ पे मैं फुल स्टॉप ऐड कर दूंगा। अच्छा, यहाँ आगे ये फुल स्टॉप आ गया मेरा। यहाँ पे वन इवनिंग व्हेन ही सॉ अ प्लम डंकी हिज माउथ बिगेन टू वाटर। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझ नहीं आ रही, हंग्री लाइन स्लिप्ड आउट ऑफ अ फॉरेस्ट इनटू अ बार्नयार्ड। अब वन इवनिंग बीच में कहाँ से आ गई, मतलब वो बार्नयार्ड में आ गया और बैठा रहा वहां पे। तो ये कुछ समझ नहीं आ रही कि यार ये वन इवनिंग इस पिछले सेंटेंस के साथ होगा कि ये इस अगले सेंटेंस के साथ होगा। तो यहाँ पे मुझे क्या याद आएगा, यूज ऑफ कॉमा। यूज ऑफ कॉमा जो आपने सीखा था कि इंट्रोडक्टरी, ठीक है जी, इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस जो हैं उनको यूज करने के लिए यहाँ पे आपने क्या करना है, वो वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है और देखना है कि ये वहां पे फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। अब हम क्या करते हैं, इसको एक दफा फिर से पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि सेंटेंस की क्लैरिटी बने। A hungry lion slipped out of a forest into a barnyard one evening. अब जाके ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब मुझे ये लग रहा है कि ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि एक हंग्री लाइन है, वो बार्नयार्ड में एक शाम को आ गया। हंग्री है तो बैठा तो नहीं रहेगा ना कि वो इवनिंग का वेट करे और वन इवनिंग कहीं अगले किसी दिन नेक्स्ट डे का हम जिक्र करें, नहीं, ये एक फ्लो में राइटिंग चलती हुई आ रही है। तो पहला आ कैपिटल हो गया, अ हंग्री लाइन स्लिप्ड आउट ऑफ द फॉरेस्ट इनटू अ बार्नयार्ड वन इवनिंग। यहां पे आके क्या होगा, मेरा सेंटेंस जो है कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, व्हेन ही सॉ अ प्लम डंकी, ठीक है, अब यहां पे मैं सोचूंगा ये कोई इंट्रोडक्टरी फ्रेज इंट्रोड्यूस हो रही है, एक डंकी के बारे में कोई बात हो, ये डंकी को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहां पे मैं क्या करूंगा, कॉमा का यूज करूंगा, ठीक है, विद अ पेन। यहां पे कॉमा यूज होगा ताकि मैं क्या करूं, इंट्रोडक्टरी फ्रेज, ठीक है जी, और व्हेन का डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा। व्हेन ही सॉ अ प्लम डंकी हिज माउथ बिगेन टू वाटर। अब यहां पे ये देखो, ये मैं पेन उठाता हूं, हाईलाइटर, हिज माउथ, ठीक है जी, बिगेन टू वाटर। अच्छा, ये क्या हुआ, कॉमा यूज हुआ इंट्रोडक्टिव फ्रेज के लिए, उसके बाद हिज माउथ बिगेन टू वाटर, ये दो सेंटेंसेस थे। व्हेन ही सॉ अ प्लम डंकी हिज माउथ बिगेन टू वाटर। यहां पे आके मुझे लगता है कि दूसरा जो मेरा सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहां पे मुझे फुल स्टॉप यूज करना चाहिए। लेकिन आप बैठ के परेशान क्या होगे कि आपने तो कभी बट को BUT कभी लिखा ही नहीं है। आपको तो यही लगता था कि बट हमेशा दो सेंटेंसेस के दरमियान में आता है, कॉमा यूज होता है, बट हियर द केस इज डिफरेंट। यहां पे क्या है, ये सेंटेंस यहां पे आके व्हेन ही सॉ अ प्लम डंकी हिज माउथ बिगेन टू वाटर, कंप्लीट आइडिया है, कंप्लीट सेंटेंस है, इसलिए मैं उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकता। मैं यहां पे फुल स्टॉप यूज करूंगा और मैं इसको बी को कैपिटल कर दूंगा। बट जस्ट एज ही वॉज रेडी टू जंप ऑन द डंकी। अब ये क्या है, जैसे ही वो डंकी के ऊपर जंप करने के लिए रेडी हुआ, अब नया आइडिया इंट्रोड्यूस हो रहा है। देखो, जैसे ही वो रेडी हुआ, नया आइडिया इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो कॉमा का वही यूज हम यहां पे कर रहे हैं। अ रोस्टर crowed, he was frightened and a rooster crowed। यहाँ पे फुल स्टॉप होगा। जैसे ही वो जंप करने लगा, ठीक है जी, एक जो मुर्गा है उसने वो अपना क्रो करना, उसने वो चीखना चिल्लाना वो शुरू कर दिया। अच्छा, ये क्या है जी, यहाँ पे मुझे लग रहा है ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। एंड इसी तरह हम आगे क्या करेंगे, इसी तरह देखेंगे। ही वॉज फ्राइटेंड, कौन, किसकी जिक्र हो रहा है जी, मुर्गे का जिक्र हो रहा है, डंकी का नहीं। हम लाइन को लेते हुए आ रहे हैं, क्योंकि देखो वो कौन जंप कर रहा था लाइन के ऊपर, डंकी के ऊपर लाइन, तो यहाँ पे जो ही है वो लाइन को शो कर रहा है, ठीक है जी, फुल स्टॉप। ही वॉज फ्राइटेंड एंड सो ही टर्न्ड अवे इनटू द फॉरेस्ट
अगेन, ठीक है जी, हम इस तरह इसको देख रहे होंगे। तो इसी तरह गौर गौर से हम देखेंगे, बट लेट्स जस्ट मेक इट सिंपल। तो अब हम क्या कर रहे हैं, वो जो ट्रांसलेशन हमने ऑलरेडी करके इसकी पंक्चुएशन ऑलरेडी ऐड की हुई है, हम उस तरह करेंगे। ये सिर्फ आपको ये सिखाना था कि किस तरह आप वक्फा बाय वक्फा सोच सोच के एक एक स्टेप पे रुक के देखते हो कि यार कहीं पे कॉमा तो नहीं यूज हो रहा, कहीं पे इन्वर्टेड कॉमर्स तो यूज नहीं हो रहे, कहीं पे कॉलम की तो गुंजाइश नहीं बन रही। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आगे आप जरा सा देखो, है लुक एट दैट कॉर्डली लाइन, ठीक है जी। अब है, अब ये क्या है जी, है के बाद यहाँ पे कॉलन लगेगा या सॉरी एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज होगा, कॉमा यूज होगा। है लुक एट द कॉर्डली लाइन द डंकी ब्रेड, तो अच्छा यहाँ पे मुझे लगता है इन्वर्टेड कॉमास होंगे क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच है। तो इस तरह आपने वन बाय वन कॉमा को पहले इंट्रोड्यूस, पहले फुल स्टॉप को इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है जी, देखा कहाँ कहाँ पे फुल स्टॉप लग रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक फुल स्टॉप ऐड कर दिए। दूसरे स्टेप में देखा कहाँ कहाँ पे कॉमर्स यूज हो रहे हैं, तीसरे में देखा कहीं पे कॉलन सेमी कॉलन की तो गुंजाइश नहीं है, और चौथे में आपने इन्वर्टेड कॉमर्स देख लिए। तो आपका काम क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और जो आपके सामने प्रोडक्ट आता है वो कैसे आता है, उसको अब हम क्या कर रहे हैं, जल्दी से डायसेक्ट कर रहे हैं। सिंस बहुत ज्यादा लेट हो रहा है टाइम आपका, मतलब बहुत लेंथी हो रही है क्लास। अब हम क्या करने लगे हैं, इसको डायसेक्ट करने की कोशिश करने लगे हैं। अ हंग्री लाइन, ठीक है जी, a hungry lion slipped out of the forest into a barnyard one evening। एक शाम एक हंग्री लाइन आपके जंगल से बार्नयार्ड में स्लिप्ट होता हुआ आ गया, मतलब वो खिसक आया वहां पे। फुल स्टॉप, कैपिटल डब्ल्यू, when he saw a plum donkey, जब उसने एक मोटा ताजा गधा देखा तो कॉमा his mouth began to water, उसके मुंह में पानी आ गया, बात समझ आ गई, जुमला खत्म हो गया। but बी कैपिटल हो गया। just as he was ready to jump on the donkey, इंट्रोडक्टिव फ्रेज है, कॉमा आगे लगा। a rooster crowed, ठीक है जी, एक रूस्टर ने क्या किया, क्रो किया, उसने चीख मचलाना शुरू कर दिया। he was frightened and so turned away into forest again, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये देखो, आपके जहन में ये सवाल आया ना, मुझे पता है ना आप मेरे बच्चे हो, मैं समझता हूँ आपके जहन में ये चीज़ आएगी, सर यहाँ पे आपने एंड यूज़ किया है तो यहाँ पे पीछे कॉमा क्यों नहीं यूज़ हुआ, आया है ना आपके जहन में ये वाला सवाल। तो आप ये देखें, ही वॉज फ्राइटेन सो ही टर्न्ड अवे, कोई दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज नहीं है, ये सिंपल वन क्लॉज है, ठीक है जी, वन क्लॉज है, वन सेंटेंस है, मुझे कॉमा की तो कोई जरूरत ही नहीं है। एंड बीच में आया, ये तो सिर्फ और को शो कर रहा है ना, जो हमने पीछे रूल पढ़ा था कि जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी तब हम क्या करेंगे, और के पीछे या एंड के पीछे कॉमा यूज कर देंगे। लेकिन हियर द केस इज डिफरेंट, ठीक है जी, यहाँ पे तो केस वो है ही नहीं है, तो इसलिए हमने सिंपल आसान तरीन अल्फाज में क्या कर दिया, यहाँ पे कोई उस तरह का यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमें रूल्स पता है, जब रूल्स पता हो तो कितना आसान है। ही वॉज फ्राइटेंड एंड सो ही टर्न्ड अवे इनटू द फॉरेस्ट अगेन। अच्छा, यहाँ पे आपने लाइन नहीं छोड़नी, आपने पूरा पैराग्राफ के फॉर्मेट में लिखना, ये आपकी आसानी के लिए मैंने क्या किया हुआ है, जरा लाइन ली हुई है। यहां पे मैं करता हूं, हे लुक एट दैट कॉवर्डली लाइन, हे हाउ आर यू, तो ये है के बीच में क्या होगा, कॉमा यूज होता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जब भी मैं ग्रुप में मैसेज करता हूं अस्सलाम वालेकुम कॉमा एवरीवन लिख रहा होता हूं। डियर एस्पायरेंट्स कॉमा हाउ आर यू, तो बीच में कॉमा आता है। तो इसी तरह अब ये जब रीडिंग आप कर रहे हो ना, तो अब इसको यहां पे अगर आप पढ़ो ना, तो ये कैसे होगा, हे लुक एट दैट कॉवर्डली लाइन द डंकी ब्रेड एट द रूस्टर, I am going to chase him and the donkey ran after the line। वो जो बचपन में हम पोएम सुना करते थे, बचपन में तो नहीं, ये तो अभी मैं अपनी भतीजी को सुनाने के लिए पढ़ रहा होता हूँ। मैं भी आप जैसे स्कूल से पढ़ा हूँ, वहां पे ये कॉन्सेप्ट थे ही नहीं, तो इसलिए। लेकिन वो जो रीडिंग का वो जो स्टाइल चेंज होता है ना, उससे एकदम आपको पता चल जाता है कि ये जो स्पीच है डायरेक्ट स्पीच है, ये जो है इनडायरेक्ट स्पीच है। तो यहां से पढ़े, हे लुक एट दैट कॉवर्डली लाइन, और उसके आगे क्या है, एक्सक्लेमेटरी मार के, क्यों, वो एक्साइटमेंट में, गधा एक्साइटेड हो गया है, ठीक है जी। वो कहता है हे, थोड़ा सा वो रुकता है, कॉमा लगाता है, वो कहता है लुक एट दैट कॉवर्डली लाइन, और ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपने क्या कर दिया, इसको जो एक्सक्लेमेटरी मार के उसको ऐड कर दिया। और आगे द डंकी ब्रेड एट द रोस्टर टू द रोस्टर, डंकी ने जो है रोस्टर को देख के कहा जी भाई वो उसको जो कॉवर्डली लाइन है उसको देखो, और दोबारा आगे वो शुरू करता है अपनी मनमानी, अपनी बात शुरू करता है, आई एम गोइंग टू चेज हिम, मैं उसके पीछे जा रहा हूं। एक्साइटेड है ना, देखो वो क्या है, एक्साइटेड है, और इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स यूज कर रहे हैं ताकि एक्साइटमेंट शो हो। एंड यहां पे कैपिटल एंड आएगा, क्यों, क्योंकि भाई यहां पे आपका कहानी खत्म हो रही है। एंड द डंकी रैन आफ्टर द लाइन, और गधा जो है वो शेर के पीछे भाग गया जंगल में।
अब गधे की आई हुई है, ठीक है जी। तो अब जो रूस्टर है वो उसको नसीहत ही करेगा ना, तो आपके जहन में नसीहत ही आएगी। जो वो आपका रूस्टर है वो कोई नसीहत करेगा, कोई इसको एडवाइस करेगा, वही है। वेट, द रूस्टर शाउटेड, यू डोंट नीड दैट। लेकिन ये क्या है, मतलब ये जो वेट है और यू डोंट नीड दैट, ये क्या है, ये रूस्टर की तरफ से कहा गया है। जो आपका वो मुर्गा है वो ये वाली बात कर रहा है। वेट, द रोस्टर शाउटेड। अब ये क्या है, वेट के ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर से आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क पड़ा हुआ है, यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया। यू डोंट नीड, यू डोंट नो दैट, नीड नहीं, नो दैट, यू डोंट नो दैट। और आगे दोबारा क्या है, आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क है। वो क्या कर रहा है, वो परेशान हो रहा है, सैड हो रहा है, फ्राइटेंड कंडीशन में है, वो उसको बता रहा है। बट लेकिन इट वॉज टू लेट, लेकिन ये बहुत लेट हो गया था, ठीक है। अब क्या है जी, आपकी कहानी खत्म होने वाली है। बट इट वॉज टू लेट, आपका एक नया सेंटेंस है, बी कैपिटल है। इट वॉज टू लेट, ये कहानी अब क्या है, द लाइन हैड टर्न एंड किल्ड द डंकी। अब यहाँ पे ये देखो, द लाइन ना कहाँ पे, ये पीछे पड़ा हुआ है, द लाइन हैड टर्न एंड किल्ड द डंकी, ठीक है जी। शेर पीछे मुड़ा और उसने गधे को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और उसके बाद क्या है जी, आपका रूस्टर के ऊपर दोबारा, गधा तो मर चुका है ना, गधा तो अब बात करेगा नहीं, या शेर तो अभी उसको खा रहा है, वो तो बात करेगा नहीं। अगेन जो डायरेक्ट स्पीच आएगी वो किसकी तरफ से आएगी, आपके रूस्टर की तरफ से आएगी। इन्वर्टेड कॉमर्स में वो कहता है मतलब वो क्या करता है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वो जो है एक्सक्लेमेटरी मार्क है वो भी यूज कर सकते हो। किस लिए, क्योंकि भाई यहाँ पे वो सैडनेस शो कर रहा है। माई पुअर फ्रेंड, ये माई पुअर कॉमा स्टूपिड फ्रेंड, ये क्या हुआ यहाँ पे, माई पुअर कहाँ पे लिखा हुआ है जी, माई पुअर स्टूपिड फ्रेंड। यहाँ पे जो कॉमा हमने यूज किया, किस लिए यूज किया, आपको रूल नंबर 8 शायद था या 9 था, कॉमा का यूज सिखाया था। जब इक्वली सिमिलर सेंटेंस जो एडजेक्टिव आपने यूज करने हो, तब आप क्या करते हो, एंड यूज नहीं करते। यहाँ पे आपने क्या किया, माई पुअर स्टूपिड फ्रेंड के बीच में कॉमा यूज कर दिया कि भाई वो पुअर भी है, बेचारा भी है, और स्टूपिड गधा भी है, क्योंकि वो गधा है, इसलिए आपने कॉमा बीच में यूज कर दिया। तो रूस्टर क्या कहता है, माई पुअर स्टूपिड फ्रेंड, द रूस्टर सेड as he was watching the line, as he watched the line eating the donkey, ठीक है जी। द रूस्टर सेड, ठीक है जी, ये बात हो गई। एज ही watched द लाइन ईटिंग द डंकी, तो आपका यहाँ पे वो सेंटेंस का वो जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होता हुआ जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये आपने ये देख लिया। और एंड पे क्या जा रहा है जी, यहाँ पे ईटिंग द डंकी, यहाँ पे द लाइन वॉजंट अफ्रेड ऑफ यू बट ऑफ माई क्राइंग, ठीक है जी। अब जो पीछे आपका मुर्गा है वही उसी की कंटिन्यूएशन हो रही है, क्योंकि वही बात कर रहा है ना। यहाँ पे माए से मुझे पता चला कि वो अपनी बात कर रहा है। द लाइन वॉजंट अफ्रेड ऑफ यू कॉमा बट ऑफ माई क्रोइंग, ठीक है जी। वो मेरी क्रोइंग की वजह से क्या था, वो डर गया था। और यहाँ पे जो बर्ड के साथ क्या है जी, आपका कॉमा यूज हुआ हुआ है, क्योंकि इसमें माई क्रोइंग ये अपनी बात कर रहा है, ये यहाँ पे लाइन की बात कर रहा है। दो अलग अलग कॉन्सेप्ट, ठीक है जी, इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो बीच में हमने बट का यूज़ किया और हमने एक कॉमा इंट्रोड्यूस करा दिया। सो जी दिस वाज योर पैसेज, जिसको हमने क्या किया, पंक्चुएट किया बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स, स्टेप 1 2 3 4, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है। बाकी भी सेमी कॉलन भी कहीं पे यूज़ होते हैं, वो आप बेहतर जानते हैं उसका यूज़। तो ये क्या था जी, अ हंग्री लायन स्लिप्ड आउट ऑफ द फॉरेस्ट इनटू अ बार्नयार्ड वन इवनिंग व्हेन ही सॉ अ प्लम डंकी, थोड़ा सा पॉज, ही बिगेन his mouth began to water, कहानी खत्म। लेकिन but just as he was ready to jump on the donkey, comma, a rooster crowed. He was frightened and so turned into the forest. एक ही लाइन है, एक ही जुमला है, कॉमा की हमें यूज नहीं समझ आया, नहीं हमने किया। Hey, look at that cowardly lion, the donkey brayed to the rooster. I am going to chase him. And the donkey ran after that lion. Wait, the rooster shouted, you don't know that. But it was too late. ठीक है जी, the lion had turned and killed the donkey. My poor stupid friend, the rooster said as he watched the lion eating. The rooster said as he watched, यानी the said as he watched, ये complete एक phrase है, इसलिए यहाँ पे कॉमा नहीं यूज हो रहा। The rooster said as he watched the lion eating the donkey. The lion wasn't afraid of you but of my crowing. तो ये एक फ्लो के साथ उर्दू जिस तरह वो ट्रांसलेशन वही रीडिंग बच्चों को सिखाई जा रही होती है, बच्चा बन के आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आपने क्या किया, ये एक दफ़ा इस पैसेज को इस तरह देखा तो आपके लिए कितना आसान हो गया।
तो ये था जी आपका पंक्चुएशन। लेकिन मुझे पता है एक से आप कहाँ सेटिस्फाई होते हैं, आपको तो पूरे का पूरा एक और पैसेज चाहिए, तो वो पैसेज भी आपके सामने पड़ा हुआ है, इसको भी एक दफ़ा डिकोड करते हैं, फिर इस क्लास को एंड करेंगे। गौर से सुनिएगा, सिंस यू प्रॉमिस यूर अनवीवरिंग अटेंशन, ठीक है जी। तो अब इसको हम क्या करने पढ़ने लगे हैं। While taking a nap on the porch one hot summer day, Haja dreamed a stranger promised to give him 10 pieces of gold. The stranger placed them in Haja's hand one by one until he reached the 10th piece, which he hesitated to give him. Come on, what are you waiting for? Said Haja. You promised me 10. Just then he woke up. He immediately looked at his hand and saw that it was empty. He quickly shut his eyes again, stretched out his arms and said, ऑल राइट, आई विल सेटल फॉर 9। अब ये देखिए सिर्फ मैंने रीडिंग की है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके माइंड में मुझे ये लग रहा है कि कहीं पे फुल स्टॉप, कहीं पे कैपिटल वर्ड, कहीं पे कॉमा, कहीं पे इन्वर्टेड कॉमास आ गए होंगे, है ना? ऐसा है ना कि मतलब आपके माइंड में आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें पॉपअप होती जा रही हैं कि यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा। और जी यही वो तरीका होता है जिससे आप क्या करते हो, थोड़ी सी रीडिंग पहले करते हो, फिर उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके खुद को इस काबिल बना देते हो। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं ज़रा। वाइल टेकिंग अ नैप ऑन द पोर्च वन हॉट समर डे, ये एक सेट हुआ है, क्या इंट्रोडक्टरी फ्रेज सेट हुई है यहाँ तक कि भाई बंदा है उससे पहले हम इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। जिस तरह हम कहते थे सिंस इट्स इंसेप्शन कॉमा पाकिस्तान हैज बीन स्ट्रगलिंग, तो सिंस इट्स इंसेप्शन अपनी आज़ादी से लेके आज तक तो हमने वो कॉमा यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी वही वाला कॉन्सेप्ट है। वाइल टेकिंग अ नैप ऑन द पोर्च वन हॉट समर डे, Haja dreamed that, उसने ड्रीम देखा, that a stranger promised to give him 10 pieces of gold. Haja dreamed that a stranger promised to give him 10 pieces of gold. अब यहाँ पे मुझे लगता है कि अब बात ख़त्म हो जानी चाहिए तो मैं फुल स्टॉप यूज़ कर रहा हूँ। द स्ट्रेंजर प्लेस्ड 10 इन हौजाज हैंड, इधर हौजाज लिखा हुआ है, ठीक है जी, यहाँ पे हौजा है, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि यार ये जो हौजाज हैंड, हौजाज का हैंड जो है हम उसकी जिक्र कर रहे हैं, ठीक है जी। तो उसने हौजाज के हैंड में, तो इसलिए अपॉस्ट्रोफी यूज हुई है। द स्ट्रेंजर प्लेस्ड देम इन हौजाज हैंड वन बाय वन until he reached the 10th piece. वन बाय वन अंटिल ही रीच द 10th पीस। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक फ्लो में चलते हुए आए। द स्ट्रेंजर प्लेस 10 देम इन हौजास हैंड वन बाय वन, ठीक है जी, अंटिल ही रीच द 10th पीस। जब तक वो 10वें पे नहीं पहुंचा तब तक वो क्या वन बाय वन करके उसके हाथ में अपना जो वो पीस है, जो सोने के पीस हैं, गोल्ड पीसेस हैं, वो देता रहा है। अब यहाँ पे कॉमा होगा और यहाँ पे क्या होगा, हम एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराएंगे। बंदे की आगे डिफरेंस है, विच ही हेजिटेटेड टू गिव हिम, ठीक है जी, विच ही हेजिटेटेड टू गिव हिम। उसने वन बाय वन करते स्ट्रेंजर ने हौजा के हाथों में 9 दफ़ा वो जो गोल्ड का पीस है वो दिया। 10वीं के लिए वो क्या हुआ, विच ही हेजिटेटेड टू गिव हिम, वो रुक गया, ठीक है, वो रुक गया, विच ही हेजिटेटेड टू गिव हिम। हमने ये देख लिया। अच्छा अब क्या है, अब हौजा के ऊपर डायरेक्ट स्पीच आएगी। कम ऑन, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, और आगे व्हाट आर यू वेटिंग फॉर यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा है हौजा ने तो इसलिए क्या होगा, आपका क्वेश्चन मार्क यूज होगा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर। कम ऑन, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, सेड हौजा, ठीक है जी। हौजा ने क्या कहा, उससे कहा, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज हो गया है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे कोई कॉमा शॉमा यूज नहीं कर रहे। कॉमा एक्सक्लेमेटरी मार्क है ना, देखो ये भी यूज हो, ये भी यूज हो, ये भी यूज हो, नो, हमने एक यूज करना है तो जो ऑलरेडी क्या हो चुका है, यूज हो चुका है। हौजा ने उसको क्या कहा, सिंपल तौर पे आप समझिए, हौजा ने उसको कहा कि कम ऑन, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। कम ऑन के बीच में वही कॉमा है जो हमने सीख लिया है, कॉमा एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ये वो वाली एग्जांपल है। यू प्रॉमिस्ड मी 10, तुमने 10 का मुझे कहा था, और एक्सक्लेमेटरी मार्क कि भाई वो क्या कर रहा है, वो सैड होके, उससे में फ्रस्ट्रेट होके कह रहा है, यू प्रॉमिस्ड मी 10, आपने मुझे 10 का कहा था। तो ये मेरे रीडर को एक्सक्लेमेटरी मार्क ये बताएगा कि हौजा साहब इस टाइम पे बड़े परेशान हो गए हैं। जस्ट देन, उसी वक्त, अब क्या है जी, ही वोक अप, ये कंप्लीट आइडिया है ना, लेकिन उसी वक्त हम क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्टरी फ्रेज, एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि किस वक्त, उसी वक्त, इसलिए हम कॉमा यूज कर रहे हैं। कॉमा का कितना खूबसूरत यूज है। ही वोक अप, वो उठ गया। He immediately looked at his hand and saw that it was empty. And के पीछे कॉमा क्यों नहीं लगा हुआ, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि ये एक ही सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस में हमने कॉमा वाली मस्तियां नहीं करनी होती। अगर 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते तो हम क्या करते, एंड के पीछे कॉमा यूज करते। He immediately looked at his hand and saw it was empty. ठीक है जी, कहानी खत्म होगी, उसके हाथ खाली थे। यहाँ पे ये देखें, मी 10, ही जस्ट देन कॉमा ही वोक्ड अप
ही woke up full stop, he immediately looked at his hand and saw it was empty, comma, अब फिर ही आ गया, ही से ही है, ठीक है जी, तो इसलिए हमें समझ आ जाएगी, इशारा हो जाएगा कि यहाँ पे फुल स्टॉप आना है. He quickly shut his eyes again, उसने अपनी आंखें बंद की, एक काम हुआ, ठीक है जी, और उसके बाद आपने क्या किया, stretched out his hands. कॉमा में क्यों लगा रहा हूं यहां पे, क्योंकि ये दो इक्वली इंपॉर्टेंट काम हैं. रुका मतलब ही क्विकली शट हिज आईज, उसने अपनी आंखें बंद की. दूसरा काम जो दूसरी लिस्ट है, मतलब दूसरा पार्ट है, दूसरा काम उसने क्या किया, स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड, उसने अपने हाथ बाहर निकाले. एंड सेड, देखो तीन काम है ना, पहला है आंखें बंद करना, उसके बाद दूसरा काम है हाथों को बाहर निकालना, तीसरा काम है कहना. तो जब तीन चीजें आ गई हैं तो आपने पीछे कॉमा के यूज में सीखा ना, आपने क्या करना होता है, आपने दो कॉमास यूज करने होते हैं, फिर एंड के पीछे कॉमा यूज करके अपनी कहानी को एंड करना होता है. तो सेम जो है जी, किसने जी, हौजा ब्रो ने किया. वो क्या करते हैं, वो ये कर रहे हैं कि वो क्विकली शट करते हैं अपनी आइज को, कॉमा स्ट्रेच करते हैं अपने हैंड को, कॉमा, और कहते हैं, और डायरेक्ट स्पीच हमने इंट्रोड्यूस करानी है तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉमा यूज कर रहे हैं. इन्वर्टेड कॉमर्स में कहता हूँ ऑल राइट, ठीक है, I'll settle for 9, और इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर फुल स्टॉप को डाल के हम इन्वर्टेड कॉमर्स को बंद कर देते हैं. तो जी ये क्या थी जी, ये आपकी दूसरी पंक्चुएशन थी जिसमें हौजा की स्टोरी थी. अब आपने मेरे साथ रीड करना है. While taking a nap on porch one hot summer day, Hoja dreamed that a stranger promised to give him 10 pieces of gold. The stranger placed them in Hoja's hand one by one until he reached the 10th piece, which he hesitated to give him. Come on, what are you waiting for? Said Hoja. You promised me 10. Then he woke up. He immediately looked at his hand and saw that it was empty. He quickly shut his eyes closed, ठीक है जी, stretched out his hands and said, "All right, I'll settle for 9." तो ये जो ड्रामे में आपके साथ ये कह रहा हूँ, ये बड़े ज़रूरी होते हैं, इसी तरह आप सीखते हैं. तो जी ये वो 4 स्टेप्स थे. देखिए इसमें सिर्फ एक नया क्या स्टेप आया, यहाँ पे कहीं हौजाज, ये अपॉस्ट्रोफी जो हमने यूज़ की ये नया आया, वरना वही के वही आपके 4 स्टेप्स थे. तो जी क्लास बहुत लेंथी हो रही है, ठीक है, आई नो आपको बहुत पसंद आई होगी, बहुत मज़े की क्लास है, और सिंस इसको मैं सबके लिए रख रहा हूँ, आई रियली वांट कि सबका इससे बहुत सारा फ़ायदा हो. डू कमेंट, ठीक है जी, आपके कमेंट मैटर करते हैं, इन स्टेप्स का आपके पास लिखा जाना बड़ा मैटर करता है, ठीक है जी, और बार बार प्रैक्टिस करना बहुत मैटर करता है. दुआओं में याद रखिएगा. दिस इज़ हाउ आई टीच माई स्टूडेंट्स. मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसके हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद एक नया बैच आ रहा होता है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प हो रही होती है. सो इफ़ यू आर वन ऑफ देम जिसको नई हेल्प चाहिए, नहीं समझ आ रही होती चीज़ों को किस तरह लेके चलना है, अच्छे मेंटोर्स नहीं अगर मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहे इन दैट केस आई एम हियर टू हेल्प, ठीक है जी. सो एंडिंग आवर क्लास 5 हियर, और आपसे फिर मिलते हैं अगली क्लास में. थैंक यू सो मच जी. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए और बहुत सारी दुआओं में याद रखिए. अल्लाह हाफिज़ जी.